चलो वीडियो ऑन कर लो सब लोग सो दैट वी कैन हैव एन इंटरेक्टिव सेशन। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में वी लर्न अ फ्यू रूल्स। वो रूल क्या था, कोई बताएगा? जो रूल सीखे थे हमने लास्ट क्लास में, कोई बताएगा? Rule 1. यस। Planets will give result of nakshatra lord and ठीक, sub lord will verify it. वेरी गुड। planet will give result of nakshatra lord and sub lord will verify it। तो एक टाइम इस रूल को हम फिर से इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्लैनेट स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? Planets. स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट कैसे बना आप सभी को पता है, करेक्ट? ये सोर्स है, ये सोर्स है, ठीक है। ये रिजल्ट है और ये वेरीफायर है। सो प्लैनेट गिव रिजल्ट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड and sublord will verify it। planet give result of nakshatra lord and sublord will verify it। ठीक है। अभी रूल 2 क्या था? जब प्लैनेट और नक्षत्र लॉर्ड सेम होते हैं, व्हेन प्लैनेट प्लैनेट इज इक्वल टू NL, ठीक है, तो sublord is result and NLSL is verifier। NLSL is verifier, ठीक है। जब प्लैनेट और नक्षत्र लॉर्ड सेम होते हैं तो रिजल्ट कौन हो जाता है? सब लॉर्ड रिजल्ट देता है और NLSL मतलब सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड वेरीफाई करता है। तो दो रूल हमारे क्लियर हैं। किसी को इन रूल में कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है? ये दोनों रूल क्लियर है आप लोगों के लिए? यस, यस नो चैट में डालिए, यस नो जो भी है चैट में डालिए, क्योंकि हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे और रूल में चेंजेस होंगे। यस विनोद जी क्लियर है, परफेक्ट। सबको क्लियर है? श्रीनिवास जी को क्लियर है, प्रसन्ना जी क्लियर है, एक दीपाश्री जी? और रिपीट कर दो सर। मैं कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए रूल 1 हमने क्या सीखा था? रूल 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि प्लैनेट गिव रिजल्ट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड विल वेरीफाई। दिस इज रिजल्ट और ये वेरीफायर है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सैटर्न 10 2 3 से रिजल्ट क्या मिलेगा? मार्स 1 4 11 एंड 12। और वेरीफाई कौन करेगा इसमें? वेरीफाई कौन करेगा? मून। वेरीफाई कौन करेगा? 1 8, ठीक है, मून। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 2 होता, पकड़ के चलते 2, ठीक है। तो सैटर्न क्या बोल रहा है कि मैं प्रोफेशन दे रहा हूँ, मनी दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मार्स बोलता है मैं पैसा दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, विश फुलफिलमेंट दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट्स दे रहा हूँ, एक्सपेंसेस दे रहा हूँ। ये जो 1 है तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 यहाँ पे है तो ये इस 2 को आने नहीं देगा, Nullify. नलीफाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रिजल्ट तो मिलने वाला था लेकिन फॉर एनी रीजन इस 1 के वजह से ये 2 का रिजल्ट नहीं मिला तो ये नलीफाई हो गया। अभी सेम और एक सिनेरियो लेते हैं हम। तो रूल रूल 1 क्या कहता है? प्लैनेट गिव्स रिजल्ट्स ऑफ नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड वेरीफाई इट। ये रिजल्ट है और ये वेरीफाई, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल सोर्स दे रहा है 4 11, नक्षत्र लॉर्ड दे रहा है 4 1
12 और सब लॉर्ड है 312। अब इस पीरियड में कोई आपके पास आता है, बोलता है कि मुझे घर खरीदना है, क्या मेरा घर हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? सब लॉर्ड ने नलीफाई वेरीफायर क्योंकि ये 3 जो है, सब लॉर्ड ने, वेरीफायर ने क्या बोला? रिजल्ट क्या बोल रहा है? रिजल्ट बोल रहा है मैं तो घर, दिस इज नेगेटिव। हाउस, है ना? लेकिन इसने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, इसके रिजल्ट को ओवर रूल कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है। अब सिनेरियो 2 है। वेरीफाई 4 11, ठीक है, 3 12, 4 1 12। अब बताओ इस सिनेरियो में घर बनेगा? बनेगा सर। कैसे बनेगा? सर वेरीफायर ने अलाउ कर वेरीफायर दिया। इज टेलिंग 4 लेकिन नहीं पहले बनेगा। बट रिजल्ट तो नहीं है ना सर। रिजल्ट नहीं बनेगा रिजल्ट मैम। नहीं है। यस, क्योंकि रिजल्ट ने ही बोल दिया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। जब तक रिजल्ट यस या नो बताएगा नहीं, हम वेरीफायर तक जाएंगे नहीं। ठीक है ना? रिजल्ट नहीं मना कर दिया तो वेरीफायर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। रिजल्ट ने ही मना कर दिया। ठीक है। अब सिनेरियो 3, प्लैनेट एनएल और एसएल 4 11, ठीक है, 1 2 8 और ये है 5 6 12। अब इस पीरियड में पूछ रहा है घर बनेगा कि नहीं, तो क्या बोलेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि प्लेनेट सोर्स में भले ही है लेकिन नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड में है ही नहीं सर। हाँ, तो ये पीरियड है न्यूट्रल। इसे क्या कहेंगे? न्यूट्रल। ठीक है। हाँ भी नहीं कह रहा है, यस भी नहीं बोल रहा है और नो भी नहीं बोल रहा है। तो तो कोई पॉसिबिलिटी बना सकता है या नहीं भी बन सकती है, डिपेंडिंग करती है आगे की दशा। मतलब ये महादशा है तो अंतरदशा के ऊपर ये रूल चला जाता है कि अंतरदशा दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है। तो वो अंतरदशा पे चला जाएगा। तो ये पीरियड क्या होगा? न्यूट्रल पीरियड है। ठीक है। अब अब सर इसका मतलब है कि महादशा और अंतरदशा दोनों को इक्वल वेटेज है। मतलब यस, अगर महादशा नहीं दे रहा है तो, अगर और अंतरदशा दे रहा है नहीं, तो बताऊंगा। महादशा को निग्लेक्ट कर सकते हैं। नहीं, महादशा अगर नहीं दे रहा है तो अंतरदशा के पास ताकत नहीं है वो चीज देने की। ठीक है। महादशा क्या है? सेंटर गवर्नमेंट। ओके, सेंटर गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो स्टेट के पास ताकत नहीं है, सिंपल, है ना? ठीक है। महादशा अगर न्यूट्रल है या यस बोल रहा है तो अंतरदशा दे सकता है। न्यूट्रल है तो दे सकता है। ओके न्यूट्रल है तो दे सकता है। ठीक है। तो ओके। हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि ये दशा वो रिजल्ट दे सकता है यस या नो, या वो न्यूट्रल है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब हम डिसाइड करते हैं कि किस समय क्या होगा। तो टाइम निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है, महादशा लॉर्ड को देखेंगे कि क्या महादशा लॉर्ड वो रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है। ओके अभी थोड़ी सी हम बात करेंगे राहु और केतु पे। ठीक है। अब जब भी रिजल्ट में राहु या केतु आता है, रिजल्ट में, बहुत गौर से सुनिए, रिजल्ट में मतलब एन एल बन के जब राहु या केतु आता है तो ये सिर्फ अपने रिजल्ट नहीं देते, वो इनके राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, कंजंक्शन और एस्पेक्ट, इन सब प्लैनेट के रिजल्ट मिलके देते हैं। ठीक है। जब भी राहु या केतु नक्षत्र लॉर्ड बन के आते हैं, राहु या केतु नक्षत्र लॉर्ड बन के आते हैं, एन बन के आते हैं, तो वो प्लैनेट किस किस के रिजल्ट देगा? राशि लॉर्ड का, नक्षत्र लॉर्ड का। जो प्लैनेट राहु केतु के कंजंक्शन में, अभी हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे,
और जो प्लैनेट राहु केतु को एस्पेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, अभी पहले हम कंजंक्शन और एस्पेक्ट को समझेंगे। आरएल तो पता है आपको, आरएल क्या है? राशि लॉर्ड। राशि लॉर्ड, एनएल क्या है? नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे राहु का राशि लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी है, और राहु का नक्षत्र लॉर्ड खुद राहु में है। तो जब राहु एक्टिवेट होगा तो राहु साथ साथ में इस मर्क्यूरी को भी करेगा और इस राहु को भी करेगा। अभी आप इस एस्पेक्ट को मत पढ़िएगा क्योंकि ये वैदिक के हिसाब से लिखा हुआ है और हम वेस्टर्न को यूज करेंगे। ठीक है, ये एस्पेक्ट मत देखिएगा, ये वैदिक एस्पेक्ट है। मैं आपको वैदिक एस्पेक्ट भी सिखाऊंगा और वेस्टर्न एस्पेक्ट भी सिखाऊंगा। ठीक है, आप के ऊपर चॉइस छोड़ दूंगा कि आपको वैदिक एस्पेक्ट्स के थ्रू काम करना है या वेस्टर्न के थ्रू। ठीक है, तो चॉइस आपके ऊपर है। कंजंक्शन अभी हम बात करेंगे। क्लियर? सर एक स्मॉल क्वेश्चन है, अभी आपने रूल 2 बताया कि जब एनएल सॉरी प्लैनेट इज इक्वल्स टू एनएल हो जाता है, ये जो आप एग्जांपल बता रहे हैं उसमें वो हो जा रहा है। हम्म, आई हम्म, अंडरस्टैंड, हम लोग दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या बिल्कुल। वो 6-7 नलीफाई हो जाएगा कि वो भी होगा एनएल के कारण? 6-7 नलीफाई नहीं होगा, ये सोर्स बन जाएगा, ये पूरा है ना सोर्स बन जाएगा अच्छा। और रिजल्ट ये होगा। हाँ। ठीक है, सोर्स ये बन जाएगा, रिजल्ट ये होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, ये भी राहु है और ये भी राहु है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन मतलब एक प्लैनेट के साथ दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है, एक प्लैनेट के साथ दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा, वीनस मर्क्यूरी सन एक साथ बैठे हैं, जुपिटर सैटर्न एक साथ बैठे हैं, मार्स और मून एक साथ बैठे हैं। तो ये सब कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन हमारा कंजंक्शन का रूल क्या है? कंजंक्शन का रूल क्या है? प्लस एंड माइनस 4 डिग्रीज, प्लस एंड माइनस 4 डिग्रीज। अगर मान के चलिए सन जो है 13 डिग्री का है और वीनस 8 डिग्री का है, तो क्या ये कंजंक्शन में है? Yes. नहीं यस नो? नहीं नहीं। अभी यही वीनस 9 डिग्री का हो जाता है तो क्या कंजंक्शन में आ गया? यस। अभी सन 13 डिग्री का है और मर्क्यूरी 17 डिग्री का, तो क्या ये कंजंक्शन यस। में है? यस यस, जो भी प्लैनेट की डिग्री है उस प्लैनेट से प्लस या माइनस 4 डिग्री के ऑर्ब में, इसको ऑर्ब बोलते हैं, इतने ऑर्ब में अगर दूसरा प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट कंजंक्ट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, वो प्लैनेट एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में है। क्लियर है? कोई भी प्लैनेट एक दूसरे से अगर 4 डिग्री के डिस्टेंस में है, प्लस या माइनस, आगे या पीछे, तो वो प्लैनेट, जैसे सन यहाँ पे है, इस 4 डिग्री पे वीनस है और इस 4 डिग्री के अंदर मर्क्यूरी है, तो हम बोलेंगे वीनस प्लस सन कंजंक्शन एंड सन प्लस मर्क्यूरी कंजंक्शन में। ठीक है, और कंजंक्शन में क्या होता है? कंजंक्शन में जैसे ही वीनस एक्टिवेट होता है वो कंजंक्ट प्लैनेट के भी रिजल्ट साथ में देता है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, उनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे हमेशा रहता है। क्लियर है? तो उसी तरीके से देखेंगे कि राहु और केतु के साथ कोई कंजंक्शन है क्या, और ये कंजंक्शन आपको जब कब देखना है? इस चक्र से देखना है कि एकदम क्लोज में 4 डिग्री पे है क्या। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि केतु के कंजंक्शन में कोई है क्या। तो यहाँ पे देखो, केतु के कंजंक्शन में 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोई नहीं है, 4 डिग्री में कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो मर्क्यूरी और वीनस, सन मर्क्यूरी कंजंक्शन में है, मर्क्यूरी वीनस कंजंक्शन में है ना, 4 डिग्री के और में। करेक्ट? तो ये डिग्री का जो कंजंक्शन है वो आपको, सॉरी, डिग्री का जो कंजंक्शन है वो आपको ध्यान में रखना है। तो कंजंक्शन क्या है? एनी प्लैनेट which is 4 degree apart from another planet, that is conjunction. Clear? यस। Yes, Vikram जी। सर अभी जैसे अपने चक्र पर देखा
सन विनस और मरकरी। हाँ। सन मरकरी युति में कंजंक्शन में, मरकरी विनस कंजंक्शन में, बट सन और विनस कंजंक्शन में नहीं आएंगे ना। नहीं है, नहीं है। सन और वीनस दूर है, 4 डिग्री के अपार्ट है, तो कंजंक्शन में नहीं है। ठीक है, तो कंजंक्शन क्लियर है सबको? यस। ठीक है, अभी वैदिक एस्पेक्ट किसी को पता है? वैदिक एस्पेक्ट क्या होते हैं? नहीं। एवरी प्लैनेट गिव्स 7th aspect excluding राहु एंड केतु। ठीक है, राहु और केतु एस्पेक्ट देते नहीं है। क्लियर कर लो, राहु और केतु एस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि राहु केतु क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट्स है। नॉर्थ एंड साउथ में एक इमेजिनरी पॉइंट्स है। नॉर्थ में राहु है, साउथ में केतु है। ठीक है, ये इमेजिनरी पॉइंट्स है, ये किसी, इनमें ताकत नहीं है किसी को देखने की, ये ब्लाइंड है। एक एग्जाम्पल है, इनमें ताकत नहीं है किसी को देखने की। ठीक है, तो राहु और केतु किसी को भी एस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है, सो वीनस कौन सा एस्पेक्ट देगा? वीनस देगा 7th एस्पेक्ट। तो वीनस से 7th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, तो वो उस पे वीनस एस्पेक्ट देगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वैदिक एस्पेक्ट। हाँ, सर एस्पेक्ट मतलब दृष्टि क्या? यस, दृष्टि, यस। ओके। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि, मतलब देखना। वीनस, मर्क्यूरी, मून, सन, ये सब सिर्फ 7th एस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, राहु केतु कोई भी नहीं देंगे। उसके बाद कौन बचता है? मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो ये सब 7th एस्पेक्ट तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इनके पास और एस्पेक्ट है, विच इज 4 एंड 8। तो मार्स कौन कौन से हाउस का एस्पेक्ट करेगा? 4, 7, 8। 4, 7, 8। जुपिटर 7। 5 एंड 9। सैटर्न 3 और 10। तो ये स्पेशल एस्पेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ये स्पेशल एस्पेक्ट किसको दिया है? मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ये वैदिक हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्स के पास कौन कौन सा एस्पेक्ट है? 7, 4 एंड 8। जुपिटर के पास है 7, 5, 9। सैटर्न के पास है 7, 3, 10। और बाकी सब प्लैनेट राहु केतु को एक्सक्लूड कर दो, बाकी सब प्लैनेट के पास सिर्फ 7th एस्पेक्ट है। क्लियर है? जी। इसका मतलब फ्रॉम हिज हाउस, दैट हाउस, 7th और 4th और 8th। अभी मैं ओके। बताऊंगा। और ये एस्पेक्ट जो है बर्थ चार्ट से देखना है। हाँ, बर्थ चार्ट से एस्पेक्ट को देखोगे आप। ठीक है, जो भी एस्पेक्ट देखना है बर्थ चार्ट से देखना है। तो चलो मैं अभी आपके लिए एक बर्थ चार्ट यहाँ पे बनाता हूँ। हाँ, और हम इसमें देखेंगे कि एस्पेक्ट कौन सा प्लैनेट किनको कर रहा है। सन, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, केतु, मून एंड राहु। तो अब मुझे बताओ, मार्स, पहले हम मार्स फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो मार्स का एस्पेक्ट क्या है? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो मार्स किसको एस्पेक्ट कर रहा है? 4 and 8। 7, 4, 8। तो 7th में कौन बैठा है? राहु। तो हम क्या राहु। लिखेंगे? मार्स इज एस्पेक्टिंग राहु। ठीक है, केतु के पास एस्पेक्ट होता है? नहीं। नहीं। मून का कोई एस्पेक्ट बन रहा है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? नहीं। ठीक है, फिर हम आएंगे जुपिटर। जुपिटर का एस्पेक्ट क्या है? 7, 7, 5, 5, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जुपिटर किसको एस्पेक्ट कर रहा है? जुपिटर इज राहु। एस्पेक्टिंग राहु।
ठीक है। सर केवल प्लैनेट ही प्लैनेट को एस्पेक्ट देते हैं, प्लैनेट राशि को एस्पेक्ट नहीं देते हैं ना? वैदिक एस्पेक्ट में सिर्फ प्लैनेट गिव्स एस्पेक्ट टू प्लैनेट, ठीक है। Okay. सैटर्न का क्या एस्पेक्ट है? 7, 1 3, 2 10. 3, 7, 3, 10. पहले 3 देख लो। तो सैटर्न इज गिविंग Moon. मार्स एंड मार्स, सैटर्न इज गिविंग एस्पेक्ट टू केतु, है ना। फिर Yes. क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 10, ठीक है, हो गया। सन किसको दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, सन मर्क्यूरी वीनस किसी को नहीं दे रहा है। तो अगर हम इस एस्पेक्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? मार्स गिविंग एस्पेक्ट टू राहु, जुपिटर टू राहु, सैटर्न टू मार्स एंड सैटर्न टू केतु, करेक्ट। अब हम इस चार्ट में जब देखेंगे तो हमने क्या लिखा? देखो, राहु में मार्स एंड जुपिटर और यहाँ पे केतु में सैटर्न, करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो सैटर्न केतु को दे रहा है और मार्स जुपिटर राहु को दे रहा है। तो ये एस्पेक्ट हमने यहाँ पे देखा। और कंजंक्शन कोई है? कोई भी कंजंक्शन नहीं है। अभी ये जो एस्पेक्ट है वैदिक है, ये एस्पेक्ट जो है ये वैदिक एस्पेक्ट है, ठीक है। हमने वैदिक एस्पेक्ट के हिसाब से ये फील्ड को फील्ड किया है। अभी हम आगे वेस्टर्न एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। यस विक्रम। सर आपने जुपिटर का सैटर्न का एस्पेक्ट मार्स दिया है, जबकि आपने सन का एस्पेक्ट राहु को दिया है। बट आप अगर यहाँ पे सैटर्न सन आप का एस्पेक्ट राहु को कहाँ दिया है? वैदिक एस्पेक्ट मार्स एंड जुपिटर है, देखो यहाँ पे मार्स एंड जुपिटर राहु को एस्पेक्ट कर रहा है ना। हम्म, सर मार्स एंड जुपिटर राहु को दे रहे हैं और ये सैटर्न केतु को दे रहा है। जी। सैटर्न का आपने जो मार्स दिया है, आप हाउस नंबर मार्स, इसमें हम राहु केतु की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मार्स का एस्पेक्ट बाद में आएगा जब हम देखेंगे कि सैटर्न के वक्त इसका रिजल्ट आ सकता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम्म जुपिटर और सैटर्न एक ही हाउस के अंदर है, वहां से हम्म उस हाउस को वहां से 1 2 3 काउंट करना है, या उसके आगे के हाउस को नहीं 1 2? नहीं, 1 2 3, 1 2 3, जहाँ पे वो बैठे वो उस हाउस को 1 करेंगे। अच्छा, जहाँ पे वो बैठे वहीं से 1 2 3, तो 3 में मार्स और केतु आ गया ना। ओके। जुपिटर का थर्ड एस्पेक्ट नहीं है, जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ में राहु है तो हमने जुपिटर टू राहु लिखा थैंक यू। है ना। क्लियर क्लियर है? क्लियर सर। एस्पेक्ट क्लियर है। ये अभी जो हमने देखा है वो क्या है? वैदिक एस्पेक्ट। क्या देखा हमने? वैदिक एस्पेक्ट। अभी ये पूरा जो हमने अभी पढ़ा वो है वैदिक एस्पेक्ट। वैदिक एस्पेक्ट क्लियर है सबको? इसको यस। जी दृष्टि सर। भी कहते हैं, जी। इसको दृष्टि भी कहते हैं। तो वीनस सिर्फ सेवेंथ हाउस को देखेगा, मर्क्यूरी सेवेंथ को देखेगा, मून सेवेंथ को देखेगा, सन सेवेंथ को देखेगा। राहु केतु के ऊपर, राहु केतु किसी को नहीं देखते। मार्स 7 4 8, जुपिटर 7 5 9 और सैटर्न 7 3 10, ये एस्पेक्ट्स को देखता है। क्लियर है? यस सर। तो अब मुझे बताइए, जब राहु रिजल्ट में होगा तो क्या क्या देगा? 1 2 3 और वो खुद के रिजल्ट। तो राहु जिन जिन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है वो सब हाउस को एक्टिवेट करता है। केतु जिन जिन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा वो सब हाउस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है? क्लियर है? यस। यस यस। सर। सर लेकिन इसमें वेरीफाई सैटर्न ही करेगा क्या सर रिजल्ट को? रिजल्ट वेरीफाई सैटर्न ही करेगा, लेकिन ये सब घर के रिजल्ट मिलेंगे उसकी दशा में। ठीक है? और वेरीफाई सैटर्न करे, लेकिन यहाँ पे ये सब मल्टीपल हाउसेस, मतलब जब राहु आता है, इसलिए राहु केतु से लोग डरते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि वो सब घर को एक्टिवेट कर देता है, उसमें पावर है, वो सबके साथ जो जो उसके साथ बैठे हो सबके रिजल्ट देता है। तो वो रिजल्ट अच्छे होंगे तो बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आ जाएंगे अच्छे। अगर कोई प्लैनेट खराब बैठा हुआ है तो वो रिजल्ट को बिगाड़ भी देता है ना। तो अनप्रेडिक्ट हो जाता है, राहु केतु है ना, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि कब क्या करेगा वो। ठीक है? अब आगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी,
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अभी हम थोड़ा सा समझेंगे। यस, Sir, here in Ketu, Nakshatra Lord is given as Rahu, whereas Ketu, Nakshatra Lord is Ketu itself, no, sir? हाँ, माय मिस्टेक। जस्ट अ मोमेंट। यस, रेक्टिफाइड। ठीक है। सो अभी हम कुछ प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। वो प्लैनेट स्टार, डबल स्टार, ठीक है, स्टार एंड डबल स्टार है। प्लैनेट के आगे हम स्टार या डबल स्टार करेंगे, ठीक है। स्टार मतलब सेल्फ स्टार, और ये नो स्टार। अब ये लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। स्टार इज सेल्फ स्टार, और डबल स्टार जो है वो है नो स्टार। क्लियर? स्टार इज सेल्फ स्टार एंड डबल स्टार जहां पे आएगा वो है नो स्टार। अब सेल्फ स्टार क्या होता है? सेल्फ स्टार क्या होता है? स्टार इज, इसको हम स्टार बोलते हैं, नक्षत्र को हम स्टार कहते हैं, ठीक है। नक्षत्र को क्या कहते हैं? स्टार। तो अब सेल्फ स्टार का मतलब क्या है? जो प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में है उसे क्या कहते हैं? सेल्फ। सेल्फ स्टार प्लैनेट। तो सेल्फ स्टार के लिए क्या है? एक स्टार, तो एक सिंगल स्टार कर दो। फिर देखो अपने ही नक्षत्र में है क्या? ठीक है, अपने ही नक्षत्र में है, और ये अपने ही। तो कितने सेल्फ स्टार है इस चार्ट में? 4 स्टार। लेकिन सेल्फ स्टार का एक रूल है, वो खुद के ही नक्षत्र में होगा और कहीं पे भी नहीं होगा, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और कहीं पे भी वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे केतु, सिर्फ केतु सिर्फ केतु के नक्षत्र में है, और केतु कहीं पे भी है नहीं। मून सिर्फ मून में है और कहीं है नहीं। राहु सिर्फ राहु में और कहीं है नहीं। जुपिटर सिर्फ जुपिटर में और कहीं है नहीं। नहीं। तो ये प्लैनेट क्या हुए? ये सब सेल्फ स्टार प्लैनेट हुए। ये सब प्लैनेट जो है वो सेल्फ स्टार प्लैनेट हुए। क्या हुआ? सेल्फ स्टार। सेल्फ स्टार प्लैनेट। अब नो स्टार प्लैनेट कौन है? वो प्लैनेट जो नक्षत्र में है ही नहीं, इस लिस्ट में है ही नहीं। कौन कौन से प्लैनेट है पहले देखते हैं। केतु तो हो गया। अब वीनस, वीनस क्या इस लिस्ट में है? ये। सन क्या इस लिस्ट में है? नहीं है। नहीं। सन क्या है? डबल नो। स्टार। मार्स इस लिस्ट में है? है। सैटर्न इस लिस्ट में है? मर्क्यूरी इस लिस्ट में है? नहीं है। नहीं है। तो मर्क्यूरी क्या है? नो स्टार। नो स्टार। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सिंगल स्टार इज सेल्फ स्टार, डबल स्टार इज नो स्टार। अब ये सेल्फ स्टार और नो स्टार प्लैनेट वो प्लैनेट है जो महादशा के रूल को ओवरराइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो महादशा के रूल को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आनंद जी म्यूट कर लीजिए। आनंद जी, Yes, sir, yes, sir. हाँ. तो ये सेल्फ स्टार
सेल्फ स्टार और नो स्टार प्लैनेट दशा के पावर को ओवरराइड करने की ताकत इन प्लैनेट्स में है, ठीक है। जो सेल्फ स्टार या नो स्टार है, सबसे पावरफुल नो स्टार प्लैनेट्स होते हैं। सबसे पावरफुल नो स्टार होता है, उसके बाद सेल्फ स्टार होता है, उसके बाद दशा लॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स जो है ये आपके बैकडोर एंट्रीज है, ठीक है। इसके बाद और एक होता है इंडिपेंडेंट हाउस, वो हाउस को हम आगे स्टडी करेंगे। वो सबसे पावरफुल इंडिपेंडेंट हाउस, फिर नो स्टार, फिर सेल्फ स्टार, फिर दशा लॉर्ड, फिर अंतरदशा लॉर्ड, ठीक है। क्लियर है। अब सेल्फ स्टार प्लैनेट कैसे निकालते हैं? किसी को कोई डाउट है सेल्फ स्टार प्लैनेट कैसे निकालते हैं? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ स्टार प्लैनेट इज द प्लैनेट जो अपने ही नक्षत्र में है। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, केतु के नक्षत्र में है, और ये केतु कहीं पे भी दूसरी जगह पे रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मान के चलिए यहाँ पे केतु है तो केतु सेल्फ स्टार नहीं रहेगा, क्योंकि केतु रिपीट हो गया है, ठीक है। तो केतु केतु के ही केतु केतु के ही नक्षत्र में है, तो केतु क्या हुआ, सेल्फ स्टार। राहु राहु के नक्षत्र में है और राहु कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो राहु सेल्फ स्टार है। मून और कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो मून सेल्फ स्टार है। और जुपिटर और कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो जुपिटर सेल्फ स्टार प्लैनेट है। तो ये सब प्लैनेट सेल्फ स्टार है। अब हमने देखा वीनस रिपीट हो रहा है, सन कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो सन इज नो स्टार, 2 स्टार्स आर नो स्टार। और यहाँ पे देखेंगे मर्क्यूरी नो स्टार है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 प्लैनेट सेल्फ स्टार है, 2 प्लैनेट नो स्टार है। तो ये पावरफुल प्लैनेट बन के बैठे हुआ है, ठीक है। सबसे पावरफुल मर्क्यूरी है और सबसे पावरफुल सन है। सबसे पावरफुल मर्क्यूरी, सबसे पावरफुल सन, उसके बाद केतु, मून, राहु, जुपिटर, उसके बाद केतु, मून, राहु, जुपिटर, उसके बाद दशा लॉर्ड, उसके बाद अंतरदशा लॉर्ड। और इनसे भी पावरफुल होगा ये इंडिपेंडेंट हाउस। अब इंडिपेंडेंट हाउस को हम आगे समझेंगे, ठीक है। यहां तक स्क्रिप्ट जो बनी है अभी समझ आ रही है स्क्रिप्ट? यस, तो समझ तो आ रही है, लेकिन एक दो बार और रिपीट देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। बिल्कुल। ये देखो, ये एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने कुंडली पे प्रैक्टिस करोगे, आपकी पकड़ जो है वो बनती जाएगी। अभी हम आगे हाउस ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे कि घर खरीदने के लिए कौन से हाउसेस चाहिए होते हैं, पैसे के लिए कौन से हाउस चाहिए, किसके लिए क्या हाउस चाहिए, तब चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। यस विक्रम। सर फिर जिनके आगे कोई भी स्टार नहीं लगना, सिंगल ना डबल, तो फिर इनका हाँ, रोल सोर्स और नक्षत्र लॉर्ड वही उसी पर रह जाएगा उसमें। वो तब एक्टिवेट होंगे जब उनकी दशा चालू है। उनकी दशा आएगी। यस, यहाँ तक क्लियर है? Yes. परफेक्ट। अभी हम इंडिपेंडेंट हाउस की बात करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट हाउस वो हाउस है, इंडिपेंडेंट हाउस वो हाउस है जो नो स्टार प्लैनेट डिसाइड करता है। इंडिपेंडेंट हाउस का रूल क्या है? नो स्टार प्लैनेट डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए सन क्या दे रहा है, 11 एंड 9। सन क्या दे रहा है? सन क्या दे रहा है? 11 एंड 9। हम चार्ट में जाएंगे और देखेंगे 11th हाउस में कौन बैठा हुआ है। चार्ट में देखो 11th हाउस में कोई है प्लैनेट? यस, सन 11th हाउस मरकरी। में प्लैनेट है ना, यस, तो 11 एंड 9 है, ठीक है। तो हमने देखा 11th हाउस में प्लैनेट है, तो ये 11 कैंसिल हो गया, हो, ठीक है। अब देखेंगे 9th हाउस में कोई प्लैनेट है क्या? नहीं। तो ये 9 एक्टिवेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो प्लैनेट नो स्टार है उसका 11 तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लैनेट बैठे हुए हैं। 9 में कोई प्लैनेट नहीं है तो हम लिख देंगे 9। अब मर्क्यूरी में देखेंगे 11 और 7, ठीक है। तो अब मर्क्यूरी 11th में प्लैनेट है, मर्क्यूरी इज गिविंग 11 एंड 7, तो 11 में प्लैनेट है,
यस, तो 11 कैंसिल हो गया। 7th में कोई प्लैनेट है? 7th में कोई प्लैनेट है? नहीं नहीं। कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? 7। ठीक है। अब हमने ये तो लिख लिया, इंडिपेंडेंट हाउस कैसे आया, समझ आया? सिंपल तरीका है। किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं वापस से एक बार इंडिपेंडेंट हाउस फिर से समझा देता हूँ। इंडिपेंडेंट हाउस जो है, इंडिपेंडेंट हाउस वो प्लैनेट डिसाइड करता है जो नो स्टार प्लैनेट है। इंडिपेंडेंट हाउस वो प्लैनेट डिसाइड करता है जो नो स्टार प्लैनेट है। अब इस कुंडली में सन नो स्टार है और मर्क्यूरी नो स्टार है, तो हमें क्या करना है, इनके सामने जो लिखा है 11 और 9 और 11 और 7 चार्ट में जाना है। हमें चार्ट में जाना है और पहले देखना है 11 9 और 11 7। तो 11th हाउस में कोई प्लैनेट है क्या? तो हमने देखा ये प्लैनेट है, तो 11 कैंसिल हो गया। अब हमें देखना है 9th में कोई प्लैनेट है? 9th में कोई प्लैनेट नहीं है, तो 9 ले लेंगे। 7th में कोई प्लैनेट है? 7th में भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो हम 7 को ले लेंगे। और हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड प्लैनेट के सामने इंडिपेंडेंट हाउस में लिख देंगे। तो ये सबसे पावरफुल हाउसेस है। 9th हाउस एंड 7th हाउस इज द पावरफुल हाउसेस इन दिस कुंडली। सबसे पहले इंडिपेंडेंट हाउस अपना रिजल्ट देता है, फिर रिजल्ट का रिजल्ट देता है। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट हाउस का और एक कॉम्बिनेशन बनता है, जब नो स्टार प्लैनेट, सुन लो, जब नो स्टार प्लैनेट सबलॉर्ड बन के आता है तो भी वो अपना इंडिपेंडेंट हाउस का रिजल्ट देगा। ठीक है, समझ आया? जब वो नो स्टार प्लैनेट जब वो सबलॉर्ड बन के आता है, जब वो सबलॉर्ड बन के आता है, तो उधर अगर इंडिपेंडेंट हाउस का रिजल्ट दे रहा है तो वो अपना सबलॉर्ड में भी वो इंडिपेंडेंट हाउस का रिजल्ट देगा। क्लियर? क्लियर? यस। ये चार्ट कैसे बना? इस तरीके से चार्ट बना। भी इस चार्ट बनाने में किसी को कोई दिक्कत? चीजें समझ आई कि हमने सोर्स कैसे लिया, नक्षत्र कैसे लिया, सबलॉट कैसे लिया, सबलॉट का नक्षत्र लॉट कैसे लिया, नो स्टार प्लैनेट, सेल्फ स्टार प्लैनेट, इंडिपेंडेंट हाउस, राहु और केतु की डिटेलिंग, यहाँ तक पे जाते हैं तब यह कुंडली आती है। ठीक है। अब 7 क्या है? 7 क्या है? 7th इज मैरिज। तो मेरी शादी मून के दशा में हुई थी, तो क्या मून शादी दे रहा है? क्योंकि यस, इंडिपेंडेंट हाउस 7 है ना? तो ये इंडिपेंडेंट हाउस इज द मोस्ट पावरफुल हाउस, ये सबसे पावरफुल है। उसके बाद हम इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट हाउस, सेकंड इज नो स्टार, थर्ड इज सेल्फ स्टार, फोर्थ इज एमडीएल, फिफ्थ इज एडीएल और सिक्स्थ इज बाकी के प्लैनेट। ये हायरार्की है, द मोस्ट पावरफुल। सर व्हेन यू से मोस्ट पावरफुल मतलब उस हाउस का रिजल्ट सबसे अच्छा मिलेगा? सबसे ज्यादा पहले ये देगा, फिर 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 ये देगा। अब रेमेडी जो है ये तीनों पे होती है, क्योंकि ये एमडीएल के रिजल्ट को ओवरराइड कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये 3 हाउसेस को आइडेंटिफाई करके स्क्रिप्ट बनाना, क्योंकि रेमेडी इन पे होती है, ये रिजल्ट्स को चेंज करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर हम्म। सर अगर ये इंडिपेंडेंट हाउसेस में नेगेटिव हाउसेस आए या वो अगर 8 आ गया या 12 आ गया तो वो पीरियड तकलीफ दे देगा बहुत बड़ा, क्योंकि वो महादशा की भी नहीं सुनने वाला ना। रेमेडी में भी कुछ नहीं कर सकते फिर उनका सर? उसको क्या तोड़ेंगे? अगर इंडिपेंडेंट हाउस में 8 8 8 8 8 8 आ गया तो क्या करोगे आप बताओ मेरे को? वो पेन एरिया दिखा ही रहा है, सबसे पावरफुल पेन उस टाइम आएगा उसको। हाँ, अगर वो प्रोडक्शन में है
तो ये 8 को मैनिफेस्ट हो जाता है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट हाउस दे क्या रहा है उसके ऊपर ये पूरा चीजें को डिफाइन हो जाती है ये। सर इसमें राहु केतु का कुछ एक्सेप्शन नहीं है? राहु केतु इंडिपेंडेंट हाउस बन सकते हैं। तो उस केस में वो अगर क्या राहु, रिजल्ट देंगे? वो जिस बैठे हैं जिस हाउस में उसी का देखो माने? राहु और केतु के कोई है ही नहीं ना, ओके। तो हम क्या देखेंगे, राहु केतु 6 और 7 को देखेंगे। 6 7 दे रहा है तो 6 7 हाउसेज में कोई है क्या? ओके। सेम प्रोसेस सेम है, कोई भी हो प्रोसेस सेम है, सिर्फ एस्पेक्ट पे राहु केतु को एक्सक्लूड करके। हाँ, ये हाउस से रिलेटेड, सॉरी मैं प्लेनेट से कंफ्यूज कर। हाउस से रिलेटेड। यस यस अरविंद। Sir, Sun independent house, because it's a no star, they have Yeah. written 9. So, and in sublord it is Mercury. So, why it So is taken 7, 9? 9 and 7, Yes. क्योंकि Both, ये तो सन का खुद का सोर्स है ना, sir. 9 Okay. आएगा वो। So, we तो should take 9 both will come and 9. 7, 9 and 7 both will come. Okay, sir. 9 and 7 both will come. Yes. So 9 भी आएगा 7 भी आएगा फॉर इंडिपेंडेंट हाउस। क्लियर? सर और इसमें रूल ऑफ नेगेशन भी काम नहीं करता है क्या सर? मतलब वो इंडिपेंडेंट हाउस इंडिपेंडेंट है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट तो बाद में देगा ना, ये तो बाद में आएगा, ये बाद में आएगा, पहले ये आएगा। ये सबको ओवरराइड करता है। दिस हैज इंडिपेंडेंट हाउस हैज द पावर टू ओवरराइड एवरीवन। ठीक है। सर एक मेरा क्वेरी है। हाँ अभिजीत जी बताएं। ये जो प्लैनेट का स्क्रिप्ट सब कुछ देखते हैं ना, हम्म, प्लेस ऑफ बर्थ का देखते हैं या करंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट देखते हैं? मतलब किस देखिए तरह से अगर होता है? आपने शिफ्ट हो चुके हो और शिफ्ट होके समय हो चुका है तो करंट पोजीशन से भी कुंडली बनाइए और देखिए कि करंट दशा बर्थ प्लेस या करंट पोजीशन किस में मैच कर रहा है। तो जो मैच कर रहा है उसको आप कंसीडर कीजिए। क्योंकि प्लैनेट कैसे मतलब ये मूव होते हैं राइट, और मैं जब बर्थ हुआ था तब का प्लैनेट पोजीशन अलग था, तो ये जो हाँ स्क्रिप्ट बनाते हैं तो बर्थ प्लेस के हिसाब से बनाते हैं ये या करंट ये पोजीशन के देखिए हिसाब से? अभी दो चीजें होती है। एक सिनेरियो है, ठीक है, आप बॉर्न हुए मुंबई, ठीक है, मुंबई में आपने 10 साल निकाला, उसके बाद आप शिफ्ट हो गए हांगकांग समझो, और हांगकांग में आप 10 साल से अभी आपकी उम्र 40 हो गई है, ठीक है, तो 30 साल आप हांगकांग में हो, 30 years यू आर इन हांगकांग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मुंबई का एक कुंडली बनाना है और एक हांगकांग की कुंडली बनानी है। डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ सेम होगी, सिर्फ लोकेशन आपको चेंज करना है, ठीक है। अब आपको मैच करना है कि जो दशा चल रही है, जो कुंडली चल रही है, दशा जो बता रहा है वो मुंबई की कुंडली के हिसाब से बता रहा है या हांगकांग की। मैक्सिमम टाइम में जब आप शिफ्ट हो जाते हो 4 से 5 साल के बाद, करंट लोकेशन जो होता है नया लोकेशन, वहां की कुंडली आपकी काम करना चालू हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, आप देख लो आपके केस में क्या हो रहा है, ठीक है। इस सिनेरियो में आप चेंज कर सकते हो। अभी बहुत जगह क्या होता है, बर्थ हुआ है गुजरात में, वो शिफ्ट होके आ गए मुंबई में या दिल्ली चले गए, तो आप देखो उस केस में कौन सी कुंडली आपके लिए काम कर रही है, वो आपको एनालाइज करना। तो आप 2 कुंडली बनाइए, देखिए दशा जब पढ़ोगे आपके साथ क्या हो रहा है आपको पता है, राइट। दशा बता देगा कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, हो रही है नहीं हो रही है। दूसरी कुंडली चेक करो किस कुंडली में मैच कर रहा है, बराबर। ओके। और अगर सेम ही लोकेशन में रहे, सपोज मैं 40 ईयर्स यहाँ पे ही रहा हूँ, हाँ तो फिर, मतलब हाँ तो दूसरा कुंडली बनाने की जरूरत ही नहीं है ना फिर। बर्थ चार्ट का बनने की जरूरत है राइट? देखिए जैसे मैं आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, तो मैं मुंबई हूँ लेकिन मैं घूमता हूँ, तो इसका मतलब नहीं मैं आज कहाँ घूम रहा हूँ तो वहाँ की कुंडली काम करेगी, ऐसा नहीं है। मैं मुंबई में हूँ, भले ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ घूम रहा हूँ, लेकिन रह तो मुंबई में ही रहा हूँ, करेक्ट। तो मैं मुंबई की ही चार्ट बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मुंबई छोड़ के अभी मैं समझो कहीं और जगह पे शिफ्ट हो गया हूँ और वहां पे काफी समय से रह रहा हूँ, तो वहां को एज अ बर्थ लोकेशन में बना के कुंडली बनाऊंगा और फिर वेरीफाई करेंगे कि कौन सी कुंडली काम कर रही है।
है ना। तो यहाँ पे सबको क्लियर है। हमने नो स्टार प्लैनेट, सेल्फ स्टार प्लैनेट और इंडिपेंडेंट हाउस जो अभी सीखा, सबको क्लियर है। कोई है जिसे नहीं समझ आया? क्योंकि Yes, sir. इंडिपेंडेंट हाउस सबसे पावरफुल, नो स्टार प्लैनेट उसके बाद, सेल्फ स्टार उसके बाद, फिर दशा और फिर अंतरदशा। क्लियर है? जी इंडिपेंडेंट हाउस इज द पावरफुल। अगर किसी के चार्ट में मिल गया अच्छे हाउसेस के इंडिपेंडेंट हाउस, तो बहुत पावरफुल उसको रिजल्ट मिल जाते हैं। नो स्टार, सेल्फ स्टार, ये सब पावरफुल प्लैनेट्स हैं। तो इनको एज अ, ये तीन ऊपर के जो तीन हैं उसको एज अ रेमेडी हम यूज करते हैं किसी चीज का रिजल्ट लेने के लिए। क्लियर? सर फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आता है तो क्या सेल्फ आइडेंटिटी बहुत मिलेगी ऐसा देखिए, सेल्फ आइडेंटिटी मिलेगी प्लस हार्ड वर्क कराएगा। हार्ड वर्क क्योंकि करा के ऐसा सर। काम करेगा कि आपके बिना कोई नहीं कर सकता, तो आपको वो काम करना होगा। सेल्फ वर्क, हार्ड वर्क कराएगा। क्योंकि पैसे के घर का निगेशन है ना, सेकेंड हाउस का निगेशन भी है। बहुत मेहनत करवाएगा पैसों के लिए। क्लियर है? 7 हाउस आएगा तो सॉरी, 7 हाउस मतलब 7 हाउस आपके इसमें भी सेवेंथ आया, हाउस लेकिन आपने एक ही इसमें लिखा था 7, तो बाकी इसमें 9 आया, तो वैसे 7 ज्यादा आता है तो 7, 1, 2, 3, 4 बार है 7, है ना। जहां जहां मर्क्यूरी है वहां पे 7 है। अब जी। ये जो 7 है, मतलब ये सेवेंथ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? कीवर्ड में देखो क्या लिखा है। पार्टनरशिप एंड ओपन। पार्टनरशिप सर। तो ये पूरा पार्टनरशिप्स दिखा रहा है, पार्टनरशिप 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 पार्टनरशिप, है ना। तो इस वक्त अगर आप पार्टनरशिप करते हो, जब ये एक्टिव होते हैं, तो इट विल बी बेटर फॉर यू, इज इट सो? करता हूं नहीं, ये करेंगे ही। करवाएगा ही, क्योंकि पावरफुल है। अभी देखिए मेरी एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की, तो उसमें आई एम वन ऑफ द पार्टनर्स। मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक सॉफ्टवेयर का आर्म है जिसमें मैं पार्टनर हूँ। तो वो करवाएगा ही। और मेरी पूरी लाइफ अगर आप देखोगे, इट वॉज नॉट अलोन, इट इज विथ पार्टनर्स। ठीक है। सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में इंडिपेंडेंट करता हूँ, बाकी दूसरी जो कंपनीज जो चल रही है पार्टनरशिप्स में है। ठीक है। तो वो पूरा डोमेन उसी के थ्रू घूम रहा है ना। देखो अगर आप देखोगे 7 7 7 7 7, तो वो करवाएगा। अच्छा, मतलब वो वैसा घटित होगा ही, ऐसे बता रहे हैं। बिल्कुल। अब अभी अपने अपने चार्ट्स में देख लेना कि इस पीरियड में क्या हुआ, है ना। सर ठीक है। जैसे एक आपका बर्थ चार्ट है, आपकी जो दशा और महादशा वाले जो पेज है, एक बार वो आप शो करेंगे 2011 12 13 के आसपास में। एक मिनट, मैं मेरी कुंडली दिखाता हूँ, एक सेकंड। एक मिनट दीजिएगा।
ये चार्ट है। सर जैसे खाली एक मेरा कंफ्यूजन है, पूछ रहा हाँ हूँ। आपका 2011 के अंदर 3/12/2011 के अंदर राहु की दशा चल रही थी, महादशा। इसके मेरी हम्म। मेरी 11 दिसंबर को खत्म हो गई। 3 दिसंबर 2011 में राहु खत्म हुआ। हम्म। और जुपिटर चालू हुआ। राहु की दशा 93 से 2011 तक थी। तो सर आपका जो ये बना था आपका कि उस टाइम आपको 2012 या 13 के आसपास कुछ लॉसेस लगे थे, वो क्या कुंडली प्रेडिक्ट करती है क्या वो चीज को, उस टाइम आपको लॉसेस बिल्कुल बिल्कुल प्रेडिक्ट करती है। बिल्कुल प्रेडिक्ट करती है। बिल्कुल प्रेडिक्ट करती कुंडली ने उस टाइम आपको उस जगह पर लेके गए थे, उस फ्लैट में जहां पर आपके मदर है। का बिल्कुल। इंसिडेंट आपको याद तो दिलाया। लॉसेस लॉसेस जो होना है आप कुंडली से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये टाइम पीरियड जो है ये लॉसेस देगा। अभी आपने वेस्टर्न एस्पेक्ट को जब आप समझोगे ना, जैसे हम यहाँ जाएंगे, इसमें नहीं, वेस्टर्न एस्पेक्ट को जब हम समझेंगे ना तब हम, और अभी तो आपने एक एक ढांचा पढ़ा, अभी हम एस्पेक्ट के थ्रू भी देखेंगे ना कि राहु ने किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस किया है, अभी हम देखेंगे। सर जब हाँ, आपको इस चीज का नॉलेज था कि यहाँ पर आपको लॉसेस हुई, फिर भी आप उस जगह पर गए थे? 2012 में मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने 14 के बाद चालू किया, 14-15 के बाद जब लॉसेस हुए। आप लोग क्यों सीख रहे हो? सर टू मेरे ट्रांसफॉर्म और लाइफ से। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का वीडियो आपने कब देखना चालू किया? सर जब इसको चीज टाइम को समझने लगे उस टाइम टाइम। नहीं, टाइम अच्छा चल रहा था तब। नहीं सर, प्रॉब्लम्स, जब प्रॉब्लम आई तभी कंफ्यूजन, तो आप तभी तो कंफ्यूजन्स आप टुवर्ड्स फ्यूचर। हम्म, तभी तो आप देखो प्रॉब्लम का हाउस कौन सा है? 8 हाउस। और ओकल्ट का हाउस कौन एट था। सा है? 8 हाउस। जब 8वां घर एट एक्टिवेट था। होता है उसी वक्त आप ओकल्ट को याद करते हो। उससे पहले आपको एस्ट्रोलॉजी वास्तु से कोई मतलब नहीं होता है। आप मुझे बताइए ना, विक्रम जी आपका एज क्या है? 45। 45। आपने कब से एस्ट्रोलॉजी या वास्तु को देखना या पढ़ना या सुनना चालू किया, कौन से एज से? सर एस्ट्रोलॉजी में तो शुरू से शौक था, बट वो कहीं शुरू गाइडेंस नहीं मिल रही थी। बट वास्तु मैंने मेरा घर का जो काम चालू किया 2019-20 में, उस टाइम हम्म मैंने वास्तु मतलब थोड़ा बहुत मानने लगा था। मेरी वाइफ मानती थी पर मैं नहीं मानता था उस टाइम। हम्म फिर अपना घर का काम हो रहा था, क्या होता है कि कुछ चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है, अपने ऊपर करेक्ट। आती है, फिर उसके बाद में वास्तु मानने लगा। तो नॉर्मली हमारे लाइफ में जब पेन होता है, वो पेन एक्टिवेट होता है उसी वक्त हम ओकल्ट की तरफ जाते हैं। तो मेरे लाइफ में पेन एक्टिवेट हुआ 2007 के बाद का जो पीरियड था, इट वाज नॉट गुड फॉर मी। तो कुछ फेज से मैं गुजर रहा था। उस फेज में आई वाज सर्चिंग समथिंग, और तब ये जाके ये सब चीज़ें मेरे पास आई और मैंने उसको पढ़ना समझना अप्लाई करना चालू किया। और 2014 के बाद से मैं यही कर रहा हूँ। तो 2011-12 की जो बात है वो पता ही नहीं ना अपने को। अपने को तो सब घर अच्छा लगता है, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं पता था ऐसे। सॉरी सर, ये इंसिडेंट आपको याद दिलाया। अरे कुछ नहीं, ये इट्स था। ओके। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि चलो ठीक है, इट्स इट्स ऑल ओके। नहीं सर, ये वर्ड आपने बोले थे उसमें जो S1 8-12 क्लास जो कर रहे थे उसके अंदर वास्तु में। ये देखिए क्या था ना, मैंने 2010 में मेरा इम्पोर्ट्स चालू किया था। ठीक है। सो जैसे बता रहा हूँ, प्रोडक्ट में इंपोर्ट करता था चाइना से, आई यूज टू डिस्ट्रीब्यूट। तो वो आप यकीन नहीं मानोगे, एक वॉज CCTV प्रोडक्ट, जो सिक्योरिटी डिवाइसेस होते थे वो मैं बनाता था। और उस वक्त मार्जिन इतने बड़े होते थे कि मतलब तब कैश फ्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो मैंने घर शिफ्ट किया टू अ बिगर हाउस। और जब बिगर हाउस में गया तो एंट्री थी S7 S8 की। तो जो कैश फ्लो था वो सब वो घर ले चला गया। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था कि ऐसा अचानक से ड्रास्टिक चेंज विद इन अ मंथ कैसे हुआ है। 6 महीना भी नहीं लगा था। तो जितना मैंने कमाया था वो 6 महीना भी नहीं लगा था। व्हेन आई वाज इन माइनस वो टाइम पे। तो
मैं बोल रहा था कि ऐसा हुआ क्या, चेंज, सडन चेंज हुआ क्या, नहीं समझ आया। सो इट वाज इलनेस इन द फैमिली, लॉसेस जो इंपोर्ट हो रहे थे उसमें कस्टम्स के कुछ चेंजेस आ गए, बहुत सारा चीज उस वक्त हुआ था। तो वो सब एक साथ सडन हुआ, तो समझ के बाहर था कि ये इतने सारे चीजें एक साथ क्यों हुए, अभी तक तो सब सही चल रहे थे। तब जाके फिर धीरे 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 चीजें समझ आई, एंड आई लेफ्ट दैट हाउस, आई मूव टू अनदर हाउस, और उसके बाद फिर सेटल हुआ एंड फिर सब चीजें वापस चालू की। सो इट वाज स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम स्क्वायर वन। और फिर धीरे धीरे फिर मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और इसमें आ गया। एंड एस्ट्रोलॉजी बल्कि मैंने बहुत लेट सीखा, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वास्तु से। सर पर इस कंडीशन में लोग हमेशा अपनी एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, अपनी कुंडली शेयर करते हैं या कुंडली दिखाते हैं, बट नन ऑफ द लोग मतलब वास्तु की तरफ जाते हैं। वो आपने क्या वास्तु होता की है ना, तरफ मैंने भी वही किया था। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, लेकिन उसने मुझे इतना डिमोटिवेट कर दिया, मुझे लगा यार मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा वाला सिचुएशन। मतलब ऐसे प्रेडिक्शन दिए थे मेरे को कि आई वाज लाइक कि अब करना ही क्या है, कुछ है ही नहीं चार्ट में, वैसा वाला सिचुएशन था। लेकिन जब मैं पढ़ा, मैं बोला चार्ट तो अच्छा खासा है, उसने ऐसा क्यों बताया, तो ठीक है। तब वास्तु वास्तु से देखो क्या हो ना, वास्तु जब मैंने सीखना चालू किया, तो सबसे पहले मैंने मेरे एक फ्रेंड के अंकल है, उनके घर पे वास्तु किया था। और जब मैंने वास्तु किया तो फर्स्ट केस था मेरा, बताऊंगा कभी। वो फर्स्ट केस पे ही उनको बहुत फर्क आ गया, तो बोला यार ये काम तो कर रहा है, और वहां से वो चालू हो गया। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी कब सीखा मैंने, जब मेरे वास्तु के 136 137 केसेस कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया। मैंने सीखा एस्ट्रोलॉजी 17 में एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया, 2016-17। उससे पहले मैंने 4 साल वास्तु किया है खाली, बिना एस्ट्रोलॉजी के, मुझे नहीं आता था तभी। उसके बाद सीखना चालू किया मैंने, ऐसा है। तो देखो क्या है ना, हर एक का चार्ट अच्छा होता है, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि किसको पकड़ के काम करना है, बस वो आप समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाता है। सर आपका हेल्पिंग नेचर ये आपकी कुंडली में कहाँ पे दिखता है? मतलब हम किसी को सेल्फलेसली इतना हेल्प करने का सोच भी नहीं सकते, तो वो वहां पे दिखता है क्या? नहीं पता मुझे, सीख जाओगे आप, सच्ची बहुत अच्छा सीख क्वालिटी है, बहुत अच्छा। सर ये आप क्वेश्चन सीख जाओगे धीरे धीरे ना, सब चीजें देखना सीख जाओगे। यस। सर क्यूरियोसिटी का एक क्वेश्चन है आपको, ये मतलब हम्म। इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये आगे सीखेंगे और ठीक है, क्यूरियोसिटी है। आप लोग डिविएट हो जाओगे, मेरे को डिविएशन डालना नहीं है आपके दिमाग में। क्या होता है ना, फिर आप वो सब ढूंढना चालू कर दोगे, और जो सीख रहे हो वो छोड़ दोगे आप। सब सीखोगे आप लोग, मतलब इजीली देख पाओगे। अभी तो हम आएंगे ना, एस्पेक्ट्स पे आएंगे, सब चीजें धीरे धीरे आप अपने अपने आप को भी और अच्छे से जान पाओगे कि क्या क्वालिटीज है और किसको पकड़ के रखना चाहिए, आएंगे धीरे धीरे। यस नंदन जी। ओके सर मेरे क्वेश्चन वो सीक्वेंस पावरफुल क्रोनोलॉजी पे थी, बट टॉपिक चेंज हो गया, तो मैं हाँ पूछूं कोई नहीं, फिर। हाँ पूछिए पूछिए ये पूछिए, बताइए। इंडिपेंडेंट हाउस जब अपन निकाल ले, सपोज कोई आ गया, तो आपने बताया कि वो हम्म। मोस्ट पावरफुल है। अगर जी उसको ये जो हमारा रूल वन ब्रेक करता है, तो फिर भी वो क्या ओवरलुक हो जाता है बीइंग मोस्ट पावरफुल? बिल्कुल। देखिए रूल वन क्या है, रिजल्ट तो नक्षत्र लॉट देना है, लेकिन ये रिजल्ट के साथ साथ ये भी रिजल्ट आएंगे। अब ये पढ़े ना 9 7 10 2 3, अब इनको पढ़ोगे आप, ऐसे पढ़ोगे आप। ओके। हम पहले क्या पढ़ रहे थे, 10 2 3 मिलेगा, हम्म। अब 10 2 3 नहीं मिलेगा, 9 7 10 2 3 मिलेगा, ओके। ऐसे नहीं, पढ़ो। प्रोवाइडेड अगर यहाँ पे 8 होता तो हाँ मैं तो 8 10 2 3 होता। नहीं, तो वो सब लॉर्ड उसको नलीफाई करता है, तो वो इसको ओवरलुक। यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 8 होता, करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं, 8 आपके एनएल में होता सपोज। 8 यहाँ पे एनएल में होता, समझो ये 8 है। ठीक करेक्ट है। हाँ तो ये 7 जो है, ये इस 8 को तो निगेट करेगा, वो करेगा। करेक्ट लेकिन अगर 8 यहाँ पे होता, करेक्ट करेक्ट, तो इसमें उतनी ताकत नहीं है इसको तोड़ने की, तो निगेट नहीं होता। तब निगेट नहीं होता, तब 8 का रिजल्ट आता। सुपर। ठीक है। थैंक अब ये इंडिपेंडेंट हाउस जो है ना, उसमें ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, इनमें ताकत नहीं है। ये जो निगेशन है, ये इसके रिजल्ट को कर पाएगा, इसको कुछ नहीं कर सकता, वो ये देगा ही देगा। यू। हम्म?
ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ऊपर हो गई, सुप्रीम हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। इसने जो दिया है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक और सवाल था सर, नॉट टू हम्म, डिविएट, और वो हम्म, वापस से कोई हम्म, इमोशनल ऐसा टच नहीं करना। मालूम हो के भी आप क्या थोड़ा ना कि चेंज कर सकते हैं, अगर जैसे हमारे थोड़ी देर पहले टॉपिक आई कि हम्म, हैड यू नोन कि ऐसा कोई सिचुएशन होता, तो यस, अम्ब्रेला यू कैन बाय टू गेट टू एग्री। सेव तो क्या योरसेल्फ, होता लाइफ है, जैकेट। आप चीजों को माइन्यूट कर सकते हो, करेक्ट। वेट नहीं कर सकते, आप ये चीज को समझ लो। अब देखिए यहाँ पे मून जो है क्या दे रहा है, 1.8 दे रहा है, 1.8 दे रहा है, लेकिन ये 7 है ना, तो इस 8 को बाईपास कर रहा है ये, और ये 7 यहाँ पे जो बैठा वो है वैसे भी तो निगेट करा था। वैसे भी निगेट कर रहा है। तो मून की अभी मेरी चल ही रही है दिशा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 क्या है, 8 में ओकल सिखा ही रहा हूँ आप लोगों को, और क्या कर रहा हूँ, ओकल से कनेक्टेड तो हूँ, ये पेन नहीं बना मेरे लिए, आप समझे, पेन नहीं बना मेरे लिए। तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि कब ये पेन बनेगा, कब क्या देगा, ठीक है। अब मेरे लाइफ में सबसे बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, वो राहु के टाइम पे हुआ था, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि उस वक्त क्यों हुआ ये, ठीक है। क्या हुआ था, ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था, सो विच वाज दी क्या है ना, लाइफ एंड डेथ का सवाल था उस वक्त, तो ये राहु के वक्त हुआ था, तो क्यों हुआ था उसको हम देखेंगे, ठीक है। आगे सब चीज़ें हम एक एक चीज़ों को देखेंगे। तो मैं मेरी चार्ट इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मैं अपने टाइमलाइंस को जानता हूँ, कब क्या हुआ था मैं जानता हूँ, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी आप खुद के चार्ट पे बहुत अच्छे से सीखते हो, क्योंकि आपको पता है इस वक्त ये हुआ था और ये चार्ट बता रहा है यस ये हुआ था, है ना। गिरीश जी बताएं। सर ये जस्ट मेरे को डाउट था, ये कप्स चार्ट जो बनाते हैं ना वो केपी चार्ट ही है राइट? हाँ हाँ, केपी चार्ट है वो। सर उसमें मगर थोड़ा वेरिएशन होता है क्या? बिकॉज सेम डेट ऑफ बर्थ टाइम सब कुछ मैं डाल के एक ऐप से मैं मतलब आई जस्ट हैव टू वेरीफाइड, मतलब मैंने अपना वो बर्थ जो राशि चक्र से मैंने अपना ये कप्स चार्ट बना लिया, सब कुछ बना दिया था। हम्म, मेरे को जस्ट क्रॉस वेरीफाई करना था कि वो सही है कि नहीं। तो हम्म, एक एप्लीकेशन से मेरा मैच हो गया, वो राशि का सब हम्म, बरोबर आने हम्म, लगा, पर दूसरे एप्लीकेशन से बिल्कुल मैच नहीं हुआ सर, तो ये देखिए क्या होता है, पॉसिबिलिटी है क्या सर? पॉसिबिलिटी ये है कि अयामशास अगर दोनों के चेंज होंगे ना, हाँ। तो थोड़े से डिफरेंसेस आने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे एक सॉफ्टवेयर में आपने अयामशास यूज किया होगा केपी न्यू, एक में अयामशा यूज किया होगा लहरी, तो दोनों में वेरिएशन। अच्छा। ओके ओके, नहीं ये तो टोटल डिफरेंट है, जहाँ पे मेरा राशि 12 है वहां पे 6 आता है, और जहाँ पे ना ना ना, आपने 6 है वहां पे एएमपीएम का 12 आ गड़ रहा एएमपीएम का गड़बड़ किया है फिर। है। अच्छा, नहीं वो मैं फिर से चेक किया, मैंने सब कुछ चेक किया, अच्छा, रीवेरीफाई किया। इतना इतना वेरिएशन नहीं आएगा तो मैं उस आपको एक क्लास के बाद ना एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, मतलब वो टाइम। डिटेल्स जस्ट आप चेक करके बताएंगे, मतलब मेरे को वो फिर कंफ्यूजन हुआ कि कौन सा आप सेलेक्ट करना है करके। कौन सा ऐप यूज कर रहे हो? मैंने ये एस्ट्रो स्टेज में किया था, और एक वो अप एस्ट्रोलॉजी जो जिससे आप कुंडली जो कनेक्ट करके। आप एस्ट्रोलॉजी को यूज करो, अच्छा हाँ है, अच्छा, अच्छा ऐप है आप एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो आईफोन, उससे मेरा मैच हो रहा है, उससे मेरा परफेक्ट मैच हो रहा है। आप आईफोन यूज कर रहे हैं राइट? नहीं नहीं, एंड्रॉइड। एंड्रॉयड के लिए फिर कुंडली ऐप यूज कीजिए, कुंडली के यू हाँ एन डी। कुंडली ऐप बरोबर, कुंडली ऐप बरोबर, करेक्ट। तो वही परफेक्ट। उधर से मेरा जो मैंने बर्थ चार्ट बनाया था, और जो मैंने राशि चक्र से बनाया था वो परफेक्ट मैच हो रहा था मेरे को। कुंडली ऐप मतलब ये में जो टेबल जो है ना सब कुछ मैच हो रहा था मेरा। आप उसमें ना सेटिंग में जाइए, हाँ हाँ। सेटिंग में आयाम शाज होगा, आयाम शाज को केपी न्यू कर दीजिए, अच्छा ठीक है तो वो और ठीक है प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। सर एंड्रॉइड के लिए कौन सा ऐप बताया था आपने? कुंडली ऐप आप डाल सकते हो, यूज कर सकते हो कुंडली ऐप, लेकिन ये फॉर्मेट नहीं आएगा, लेकिन उसके जो कैलकुलेशंस है और अच्छा है, प्रिसाइज कैलकुलेशन है। सर आईफोन के लिए अप एस्ट्रोलॉजी है, अप एस्ट्रोलॉजी। ओके सर, थैंक यस जी बताएं। सर ये जो आपका मून का पीरियड है, हम्म, तो इंडिपेंडेंट हाउस में जैसे 7 है और 1.8 आपका मून में है, तो वो एनएल को ये इंडिपेंडेंट हाउस नेगेट करेगा, वैसे भी देख सकते हैं क्या सर? मतलब एसएल तक नहीं जाके क्या इंडिपेंडेंट हाउस? एक मिनट रुकिए, मैं इसको क्लियर कर दूं। ये देखिए मून है, ये भी मून है, तो क्या है, सोर्स एंड एनएल, सोर्स इज इक्वल टू एनएल, तो रिजल्ट किसका आएगा,
पहले तो रिजल्ट ही इसका आएगा ना। हम्म। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट 7 है क्योंकि मर्क्यूरी सबलॉर्ड बन के आया, मर्क्यूरी इज नो स्टार, है ना, सबलॉर्ड बन के आया। तो रिजल्ट तो वही 11 7 का दे ही रहा है ना। तो ये क्या होगा, सोर्स बन गया। तो 1 क्या है, सेल्फ। 8 क्या है, ओकल प्रैक्टिसेस। 8 क्या है, टेक्नोलॉजी। और इससे क्या होगा, 11 और 7 होगा। फिर वेरीफायर क्या बोल रहा है कि चलो मैं प्रोफेशन दूंगा, पैसा दूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा। तो ये मून का पीरियड अभी चल ही रहा है मेरा। इसके बाद आएगा मार्स का पीरियड आएगा। तो मार्स में क्या होगा, 5 6, ये क्या है, 10 है, सॉरी 19 आ गया। तो ये होगा, फिर ये होगा, है ना। तो इस तरीके से चलते जाएगा। क्लियर? यस पूनम जी। सर हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड है, नेक्स्ट वाइफ, फिर बच्चे। तो अगर कुछ रिस्क हमें अगर दिख रहा है कि हस्बैंड को लॉसेस का मतलब है सपोज, तो वो बच्चों के नाम पे या वाइफ के नाम पे अगर इन्वेस्ट करके मतलब एस्केप हो सकता है क्या? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर लॉसेस का पीरियड दिख रहा है कि ये लॉसेस है, फॉर एग्जांपल अगर वो पार्टनरशिप कर रहा है तो वो पार्टनर को ऑलरेडी थोड़े से परसेंटेज अपने से ज़्यादा दे दे, दैट इज ऑल्सो लॉस, ओके। है ना। अगर पार्टनरशिप है, फॉर एग्जांपल पीरियड ऑफ लॉस दिख रहा है तो 50-50 से ज़्यादा 45 और 55 कर दो, 5% लॉस पहले से बुक कर लो, वॉट एवर इट इज़। या फिर पार्टनर वाइफ को बना लो और वाइफ का टाइम पीरियड अच्छा दिख रहा है तो वाइफ के नाम पे बिजनेस करो, वॉट एवर थिंग इज फिजिबल, है ना। ओके, मतलब पावर ज्यादा हस्बैंड का ऐसे सोच सकते हैं, नेक्स्ट वाइफ का मतलब नहीं जैसे ऐसे हम नहीं, एक टीम है फैमिली, तो ऐसे नहीं। वास्तु के हिसाब से भी जब सर जब वास्तु के हिसाब से भी देखें तो सिर्फ हस्बैंड के हिसाब से देखें तो अच्छा होता है या मतलब कैसे? देखो, वास्तु हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर फैमिली। एग्जाम्पल आपने, आपका केस है, एक एग्जाम्पल है, आपका केस है। आप बोल रहे हैं कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप उसके लिए है। तो किसका चार्ट देखेंगे, हस्बैंड का देखेंगे, वाइफ का देखेंगे कि बच्चे का? बच्चे का। ठीक है। अब आप दूसरा केस लेके आए कि इसमें ना हस्बैंड को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो किसका चार्ट देखेंगे, ओके, हस्बैंड का। है ना। अब तीसरे बार आए, बोलेंगे कि वाइफ का हेल्थ सही नहीं लग रहा है, तो किसका चार्ट देखेंगे, है करेक्ट, वाइफ का सर। ना। तो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका चार्ट देखेंगे, ठीक है। और उसके लिए ओके काम, हमें जिसको रिजल्ट देना है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम उसके चार्ट को रिफर करते हुए वास्तु में अगर कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस है तो हम उसके बेसिस पे काम करेंगे। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलो ब्रेक ले गया, उसके बाद थोड़े एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। 10 मिनट्स ब्रेक। यस चलो सर। कोई गाना बताओ अच्छा वाला, सुनते हैं। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ सो दैट रिकॉर्डिंग में आपको 10 मिनट का वो ना है। और जैसे हाँ जी। हाँ। हाँ, नेक्स्ट संडे का क्लास है ना, रिव्यू मतलब क्या कहते हैं, रिकैप क्लास ले लेना, क्योंकि ओके 18 से 21 में इंडिया में नहीं हूँ, सो क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है। तो 18 से 21 आई एम ट्रैवलिंग, आई एम कितने नॉट। बजे लेना है? 10:30 आप बना लेना क्लास को, नहीं तो मैं 10:15। 10:30 से। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक रिकैप सेशन मितेश दी नेक्स्ट संडे लेंगे, मैं हूँ नहीं अवेलेबल, आई एम ट्रैवलिंग। तो मितेश जी क्लास लेंगे नेक्स्ट संडे का, और जो भी आपके क्वेश्चंस है अभी तक हमने जो किया है उसका जो भी क्वेश्चन है मितेश जी से आप पूछेंगे, मितेश जी पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर करने का। ठीक है, ओके। परफेक्ट। चलो अभी हम बात करेंगे एस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है। हमने अभी देखा था वैदिक एस्पेक्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि हर एक प्लैनेट अपने 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है, राहु केतु को छोड़ के। और मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर के पास स्पेशल एस्पेक्ट है। मार्स के पास 7 4 8 है, जुपिटर के पास 7 5 9, और सैटर्न के पास 7 3
10। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे वेस्टर्न एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। वेस्टर्न एस्पेक्ट्स में क्या होता है, हम हाउसेस, वैदिक में हाउसेस को देखते हैं, है ना, हाउस काउंट करते हैं। वेस्टर्न एस्पेक्ट में डिग्री के हिसाब से एस्पेक्ट होता है। ओके, वेस्टर्न एस्पेक्ट डिग्रीकली एस्पेक्ट होता है। वो एस्पेक्ट ऐसे काउंट किया जाता है कि एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट कितने डिग्री के दूर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से वो एस्पेक्ट को डिफाइन किया जाता है। तो अभी हम वेस्टर्न एस्पेक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने सीखा है, क्या किसी को उस पर कोई क्वेश्चन है? किसी को उस पर कोई क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, सर जैसे हम बोलते हैं सोर्स जो है प्लैनेट का, वो आदमी काम करता है, एनएल रिजल्ट रहता है और एसएल वेरीफाई करता है। कि वो तो सर रिजल्ट जो मिल, इंडिपेंडेंट हाउस जो है वो किस कैटेगरी में आया सर? वो रिजल्ट मिलेगा कि वो काम करेगा आदमी? वो काम भी करेगा और रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट हाउस जो है वो पक्का, वो चीज पक्का मिलने वाली है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट 2 है तो वो पीरियड में वो पैसा कमाएगा कमाएगा कमाएगा। 11 है तो गेन्स होगा होगा होगा। ठीक है, ओके 10 है तो बिजनेस या प्रोफेशन ऐसी करेगा या वो एपेक्स पोजीशन पे जाएगा पक्का। तो वो इंडिपेंडेंट हाउस उस पीरियड में डिफाइन करता है कि ये पक्का इसके साथ होना है, और ओके उसको कोई निगेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट हाउस का कोई निगेशन नहीं है। ओके सर। चलो अभी हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स के बारे में। और ये जो एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं वो वेस्टर्न एस्पेक्ट है। ठीक है, कोई भी प्लैनेट अपने से अलग अलग डिस्टेंस पे है, उसमें ±4 डिग्री का वेरिएंस है, तो उसे एस्पेक्ट कहते हैं। मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगा। वो एस्पेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करते हैं कि वो क्या एस्पेक्ट बना के बैठे हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न एस्पेक्ट में 0 डिग्री इज कंजंक्शन। आप लिखेंगे 0 डिग्री इज इक्वल टू कंजंक्शन। कंजंक्शन पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि दो प्लैनेट एक साथ बैठे हैं। ठीक है, प्लस या -4 डिग्री के डिस्टेंस में अगर दो प्लैनेट बैठे हैं एक साथ, उसको कंजंक्शन कहते हैं। वो प्लैनेट के रिजल्ट पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि किसके साथ कंजंक्शन बन रहा है। ठीक है, अगर एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट 30 डिग्री में है, एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट अगर 30 डिग्री के डिस्टेंस पे बैठा है, उसे सेमी सेक्सटाइल कहते हैं। वो सक्सेस देगा स्ट्रगल के बाद, थोड़ी सी मेहनत कराएगा और फिर सक्सेस देगा। 45 डिग्री है सेमी स्क्वायर, 90 डिग्री स्क्वायर उसका हाफ, 45 सेमी स्क्वायर माइल्ड इरिटेशन देता है और चीजों को करेक्ट करता है। जैसे एक टीचर आपको करेक्ट करती है ना कि ये मत कर, ये ऐसा मत कर, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये सब चीजें 45 डिग्री वाला एस्पेक्ट है। 60 डिग्री इज सेक्सटाइल, वो मोटिवेट करता है चीजों को करने को। दिस रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी दैट विल इवेंचुअली कन्वर्ट टू सक्सेस। 60 डिग्री सपोर्टिंग फ्रेंड है, आपका दोस्त है ना। आपको अगर कुछ चीजें की हेल्प चाहिए तो आपका हेल्प करने के लिए जो फ्रेंड खड़ा है वो 60 डिग्री है। 90 डिग्री का एस्पेक्ट जो है वो स्क्वायर है, दैट इज चैलेंज, एक ऑपोजिशन है। आपका मान लो एक छोटा एनिमी जो आपको हर चीज में रोकता है, दैट इज 90 डिग्रीज। तो हमने क्या देखा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कलर कोडिंग ध्यान रखिएगा। 60 डिग्री ग्रीन कलर है, 90 डिग्री रेड कलर है। रेड जहाँ पे भी है वो ऑपोजिशन है, वो हमें रोकता है, और ग्रीन जहाँ है वो हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, 120 ट्राइन कहते हैं इसे। 120 डिग्री ट्राइन है, इजी एंड कंफर्टेबल। इजी एंड कंफर्टेबल, ट्राइन क्या है, इजी एंड कंफर्टेबल। जिस हाउस पे ये एस्पेक्ट बना है कोई भी प्लैनेट का, वो हाउस का रिजल्ट बहुत आसानी से दे देता है। क्लियर? 135
इरिटेशन देता है, 150 सेमी सेक्सटाइल सेम। ये जो 135 डिग्री है ये इक्विवेलेंट टू 45 और 150 इज इक्विवेलेंट टू 30 डिग्री, उस तरीके से आप पकड़ के चलते हो। और 180 डिग्री का जो है ऑपोजिशन है, वो काम होने नहीं देता। क्या नहीं देता? वो काम को होने नहीं देता। तो हमें अगर कोई भी हाउस पे 180 डिग्री का एस्पेक्ट बन के बैठा है तो मतलब वो हाउस के रिजल्ट जो है वो जल्दी नहीं आएंगे जब तक ये एस्पेक्ट पे काम किया नहीं जाता। क्लियर? तो हम जो मैक्सिमम एस्पेक्ट को हम जो देखेंगे 60, 90, 120 एंड 180, 60, 90, 120, 180। बाकी सब एस्पेक्ट को आप इग्नोर फिलहाल के लिए कर सकते हो, लेकिन प्रिडिक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप काम कर रहे हो कि ये सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये सब रेड जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, ग्रीन जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है? तो अभी इस एस्पेक्ट्स को देखना कैसे है? यश पूछो, क्या पूछना है? सर एक बार इसके पहले वाला स्लाइड दिखा। हो गया सर। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है? आपने ये चक्र बनाया, ये ट्रांसपेरेंट शीट ट्रांसपेरेंट शीट सबके पास है। ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है, एस्पेक्ट की शीट, इसको कैसे बनाया गया है? 0 डिग्री प्लस माइनस 4 डिग्री, 30 डिग्री प्लस माइनस 4 डिग्री, 45 प्लस माइनस 4। तो ये जो 4 डिग्री का और इसमें ऑलरेडी कंसीडर किया गया है। ठीक है, आप देखोगे प्लस माइनस 4 डिग्री ऑलरेडी लिया गया है। आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है प्लैनेट का एस्पेक्ट कहाँ से बन रहा है। तो आप सॉरी एक मिनट, तो आप इस केस में क्या करोगे? ट्रांसपेरेंट शीट को ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है आपके पास, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर किया था, इस शीट को सबसे पहले ये वाला जो शीट है ना, ये वाला शीट आप अपने चक्र पे लगाओगे। ठीक है, और इसको सबसे पहले जो पहला प्लैनेट, आप एक प्लैनेट को कंसीडर कीजिए और उस प्लैनेट के ऊपर इसको फीड कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो सैटर्न है, मैं सैटर्न को देख रहा हूँ, तो सैटर्न के लिए मैंने इसको एग्जैक्टली ये जो ग्रीन लाइन सैटर्न की गई है 0 डिग्री को यहाँ पे मैप कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब जैसे 0 डिग्री मैप करता हूँ तो हम क्या देखेंगे? सैटर्न जो है 30 डिग्री का एस्पेक्ट किसको दे रहा है? सन और मर्क्यूरी को। दिख रहा है आपको? सैटर्न 30 डिग्री का एस्पेक्ट किसको दे रहा है? सन एंड मर्क्यूरी को। तो आप लिखोगे सैटर्न 30 सन, सैटर्न 30 मर्क्यूरी। क्लियर? फिर सैटर्न किसको दे रहा है? बस, और किसी को दे रहा है? नो सर। यस? नहीं, है ना? तो सैटर्न हो गया। फिर हम क्या करेंगे? सैटर्न हो गया, फिर हम जाएंगे जुपिटर पे। तो आप अपने अपने चार्ट में भी ये वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर हम जुपिटर पे देखेंगे, ये एग्जैक्टली जुपिटर पे रखा, तो देखिए जुपिटर 45 डिग्री दे रहा है केतु को, जुपिटर 30 डिग्री दे रहा है 12th हाउस को, जुपिटर 30 डिग्री 12th हाउस, 45 डिग्री केतु को, 120 डिग्री 3rd हाउस को, 150 डिग्री 4th हाउस को, और 180 डिग्री 5th हाउस को। दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। तो इतने हाउसेस को जुपिटर कनेक्ट करके चल रहा है। तो जुपिटर क्या दे रहा है? 12th हाउस पे 30 डिग्री, 12th हाउस पे 30 डिग्री। तो जुपिटर मेरे सोर्स में क्या है? जुपिटर मेरे सोर्स में क्या है? मेरे सोर्स में जुपिटर क्या है? 1, ठीक है, 110 है, उससे 30 डिग्री टू 12th हाउस। इसका मतलब क्या? 30 डिग्री क्या है? 30 डिग्री इज सक्सेस विद स्ट्रगल। ठीक है, तो जुपिटर सेल्फ सक्सेस विद स्ट्रगल 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? फॉरेन लैंड्स। ठीक है, तो जुपिटर क्या कर रहा है? मुझे फॉरेन लैंड
कि क्लाइंट्स भी दे रहा है, फॉरेन ट्रैवल भी करा रहा है, 12th हाउस पे 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद केतु के साथ 140 डिग्री, केतु क्या है 112, एक्सपेंसेस, सेल्फ एक्सपेंसेस। तो जुपिटर 45 डिग्री क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है, माइल्ड इरिटेशन एंड करेक्ट, क्या करता है, करेक्ट। तो जो मेरे खर्चे करता हूँ उस पे जुपिटर विजडम के साथ करेक्ट करता है कि यहाँ मत खर्चा कर, यहाँ खर्चा कर। तो ये जो करेक्टफुलनेस जो है, करेक्टनेस जो है, वो जुपिटर केतु पे दे रहा है, क्योंकि केतु क्या दे रहा है, केतु क्या दे रहा है 112, है ना। तो वो करेक्ट करवा रहा है। उसके बाद जुपिटर 120 कहाँ दे रहा है, कहाँ दे रहा है, थर्ड हाउस। थर्ड। थर्ड हाउस क्या है, प्रेजेंटेशन का हाउस हाउस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉलेज का प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। जुपिटर की जब दशा चालू हुई तब से मैंने ये नॉलेज का प्रेजेंटेशन चालू किया है ना। फोर्थ हाउस को क्या दे रहा है 150, 150 एस्पेक्ट क्या है, इक्विवेलेंट टू सेमी सेक्सटाइल, सेमी सेक्सटाइल क्या है 30 डिग्रीज, सक्सेस विद स्ट्रगल। और ये क्या है फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस क्या है, लैंड, घर। तो जुपिटर की दशा में ये प्रॉपर्टी बनाएगा, विद स्ट्रगल। बनाएगा, ग्रीन है ना, हाँ, मेरे को यस। प्रॉपर्टी बनाएगा। यस बनाएगा। क्यों, 12th हाउस भी है, थर्ड हाउस भी है, फोर्थ हाउस भी है। अब जुपिटर 180 दे रहा है किसको, फिफ्थ हाउस को, तो हॉबीज को, ठीक है। तो बहुत सारी हॉबीज मैंने छोड़ दी। अब ये फिफ्थ हाउस पे 180 पावरफुल है या इतना पावरफुल नहीं है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। सर रिपीट करेंगे। डिपेंडेंट। ये फिफ्थ हाउस पे ये 180 दे रहा है ना, तो हाँ ये पावरफुल 180 है या थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, कैसे पता चलेगा, चलो बताता हूँ, ठीक है। अब दो सिनारियो बनते हैं, ध्यान में रखना, दो सिनेरियो बनते हैं। एक हाउस पे 180 डिग्री बन रहा है डायरेक्ट, ठीक है, और एक हाउस पे 180 डिग्री बन रहा है और 120 भी वो प्लैनेट किसी हाउस को दे रहा है, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो जुपिटर जो है, ये जुपिटर जो है ये 120 दे रहा है और 120 के बाद 180 दे रहा है। तो ये जो 180 है ये क्या है, इनडायरेक्ट एस्पेक्ट एक पकड़ के चल सकते हो। तो ये 180 बीच में ये 120 जो बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा इस 180 को डाइल्यूट करता है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर एक 120 भी बना रहा है। अभी देखिए ये, आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, एक बॉल डायरेक्ट हिट हुआ और एक बॉल एक बाउंस करके हिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 120 डिग्री जो है बाउंस है वो, या कहीं पे 60 डिग्री है वो बाउंस है। तो वो इस 180 का जो रिजल्ट है थोड़ा सा डाइल्यूट करेगा, क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा, देगा 180 का रिजल्ट देगा, नहीं मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाइल्यूट होगा। अगर जुपिटर डायरेक्ट अगर 180 बनाता तो वो फिफ्थ हाउस का रिजल्ट तकलीफ वाला बहुत ज्यादा होता, ठीक है, क्योंकि वो अपोज कर रहा है फिफ्थ हाउस को। लेकिन यहाँ पे ओपोजिशन को थोड़ा सा सपोर्ट है ना, ये 120 सपोर्ट है। तो अगर कहीं कोई चार्ट ऐसा बनता है जहां पे डायरेक्ट 180 है, बीच में कोई नहीं बन रहा, तो वो थोड़ा सा रिजल्ट बहुत स्ट्रांग ओपोजिशन आ जाता है। क्लियर है आपको। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मेरा चार्ट ऑलरेडी आप लोगों के पास है, उस चार्ट में आपको हर एक प्लैनेट से, एक प्लैनेट पे एस्पेक्ट क्या बन रहा है, हर एक प्लैनेट का हाउस पे एस्पेक्ट क्या बन रहा है, वो एस्पेक्ट का टेबल आपको बनाना है। क्लियर, क्लियर है। तब जाके हमें पता चलेगा कि इस महादशा में क्या क्या होगा, इस महादशा में क्या क्या होगा। क्लियर, क्लियर, ठीक सिंपल है। है, क्लियर। यस, मतलब हमको हर एक प्लेनेट लेना है, उसके सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं, वो लिखने हैं, और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स है उसको लिखना है। खाली आपको क्या करना है, मैं एक टेबल बता देता हूँ, वो टेबल हम फिल करेंगे। मैं अभी वो टेबल आपको दे रहा हूँ,
ये टेबल जो है, ये टेबल हम फिल करेंगे। सबसे पहले इस टेबल में क्या आएगा, ये टेबल में आ रहा है आपको प्लैनेट टू प्लैनेट एंड प्लैनेट टू हाउस, ठीक है। अब जुपिटर को हमने देखा, तो जुपिटर क्या कर रहा है, जुपिटर फोर्थ हाउस पे क्या दे रहा है, जुपिटर फोर्थ हाउस पे 150 डिग्री दे रहा है, तो हम यस फोर्थ हाउस ये पे 50 लिखेंगे, फिफ्थ हाउस पे 180 लिखेंगे, थर्ड हाउस पे 120 लिखेंगे और ट्वेल्थ हाउस पे 45 लिखेंगे। जुपिटर ऐसे ही दे रहा था ना, देख लेते हैं हम वापस, क्या ये सही है हमने लिखा। तो जुपिटर ट्वेल्थ हाउस को 30 दे रहा है, सॉरी 30 दे रहा है, केतु को 45 दे रहा है, 45 30 केतु को 45 दे रहा है, 30 120 150 एंड 180, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सेम चीज टेबल में हमको फीड कर देनी है। ये 45 नहीं है, ये है 30 डिग्री, फीड कर दिया। अब जुपिटर, जुपिटर किसको दे रहा है, केतु को 45 दे रहा है ना, तो ये 45 यहाँ पे डाल दिया, करेक्ट। अब सेम हम क्या करेंगे, सेम हम जाके देखेंगे, हमने ईच प्लैनेट को। फिर जुपिटर को, फिर सन से, मर्क्यूरी, वीनस, केतु से नहीं देखेंगे, क्योंकि केतु और राहु किसी को एस्पेक्ट नहीं देते, तो ये 0 डिग्री केतु और राहु पे कभी नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ आप केतु पे आने वाला एस्पेक्ट देखोगे, ओके। तो ये शीट जो है, मैं पीपीटी, मैं आपको ट्रांसपेरेंट शीट शेयर कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपके पास होगी, फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, और प्लस पीडीएफ दे रहा हूँ आपको टेबल का, उसका प्रिंट निकालना है और आपको करना है। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा, आप कोई भी दशा को बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, कोई भी दशा को बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्रेडिक्शन को मेरे ख्याल से आप लोगों को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप बता सकते हो शादी कब होगी, आप बता सकते हो बच्चे कब होंगे, आप बता सकते हो बिजनेस कब होगा, पेन टाइम कब होगा, अच्छा टाइम कब चलेगा, बहुत आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस प्रेडिक्शन पे आने तक के लिए इतना आपको काम करना पड़ेगा। सोर्स बनना है, एनएल, एसएल, एसएल एनएल, इंडिपेंडेंट हाउस, नो स्टार, सेल्फ स्टार, और ये एस्पेक्ट्स और राहु केतु की डिटेलिंग। जब इतना आप काम कर लेते हो, उसके बाद आप कोई भी चार्ट को कैसे भी पढ़ सकते हो बहुत आसानी से। तो अभी मैं आपको, अभी क्लास सेशन जब कंप्लीट होगा हमारा, उसके बाद मैं शीट्स भेज दूंगा, होमवर्क करना है। नेक्स्ट संडे मितेश जी क्लास लेंगे, उस क्लास में रिवीजन जितने भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, मितेश जी को पूछिएगा, मितेश जी आंसर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम प्रेडिक्शन सीखेंगे। क्लियर? जी सर। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? यस यश। सर जैसे 180 डाइल्यूट हो जाता है 120 होने से या 60 होने से, सर अगर 120 के पहले 30 है तो 120 भी डाइल्यूट हो जाएगा ना, क्या उस लॉजिक से सर? देखो क्या होता है ना, 180 को ब्रेक करने के लिए हम 120 क्रिएट करते हैं, है ना। अगर वो क्रिएट है तो बहुत इजीली काम हो जाता है, क्योंकि वो नेचर ने एक हिडन स्पॉट बना के दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। और सर अभी जैसे इस चार्ट में जैसे आपको 30 हाँ भी दे रहा है 12th को, तो हाँ, जो 120 है वो डायरेक्ट 120 है और एक 30 होके आ रहा है, तो ये 120 भी डाइल्यूट होगा। अब ये जो है, अब ये जुपिटर जो है, जुपिटर जो है, ये 120 कहाँ क्रिएट कर रहा है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस। ठीक है, थर्ड हाउस में क्रिएट कर रहा है 120। राशि कौन सी है? एक्वेरियस। इक्वेरियस है ना। थर्ड हाउस इक्वेरियस, इक्वेरियस बॉडी पार्ट में कहाँ आता है? इक्वेरियस आइस आइस के बॉडी, नीचे। काफ मसल्स और आप एंकल, हाँ। है ना। तो वहां पे जब आप रेमेडी करोगे जुपिटर की, तो 120 परमानेंट बॉडी पे एक्टिवेटेड है। तो 120 क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप बेस्ट फ्रेंड को हमेशा अपने साथ रख रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर येलो है, जुपिटर ब्रास है ना। तो आप ब्रास का कोई एंकलेट या समथिंग यू कैन वेयर इट ऑन थाइस, थाइस बोल रहा हूँ, काफ मसल के एंकल के ऊपर, तो वो आपका हम्म 120
हो गया, या फिर जुपिटर का आप टैटू करा सकते हो 120 पे, है ना। तो ये सब चीजें हैं, सीखेंगे आगे हम। नहीं सर, वो मैं समझ गया। मैं ये पूछा था जैसे 12th हाउस में आपका 30 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये दोनों सपोर्टिव है ना, ये अच्छा, दोनों सपोर्टिव है, सॉरी। ना अगर एक दूसरे। 45 आता सर, डाइल्यूट हो जाता क्या? 120 डाइल्यूट हो जाता अगर 120 के पहले कोई नेगेटिव? क्या होता है ना, 120 और 180 दोनों पावरफुल है, तो इस पावरफुल को तोड़ने के लिए पावरफुल चाहिए, तो आप इस 180 को ये 30 से डाइल्यूट नहीं कर सकते। आप समझे, आगे देखेंगे आप। ओके। कंफ्यूज कंफ्यूज। मतलब दोनों इक्वलेंट पावर है, यस, थोड़ा दो इक्विवेलेंट डाइल्यूट पावर हो है, सकता है। हाँ। दोनों इक्विवेलेंट पावर को ही यूज करोगे ना आप, ऐसा। यस नंदन जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, अगर डायरेक्ट 90 या 180 का हिट है और कुछ हिट नहीं, हम्म, इन दैट केस शायद आप बताने वाले हो फ्यूचर में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ नहीं कि देखो, अगर उसके लिए डायरेक्ट, आर्टिफिशियल रेमेडी क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल आर्टिफिशियल रेमेडी क्रिएट आपकी कर आवाज सकते नहीं, हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज अभी आ नहीं। रही है, आ रही है, आ रही है मेरी सर, आवाज आ रही है? आपकी यस, नो, क्लियर। यस सर। क्लियर है। हाँ, तो ये जो आर्टिफिशियल है फिर क्रिएट करना पड़ता है, वो आप बताओ। क्योंकि आप प्रॉब्लम लेके ही वो आओगे, प्रॉब्लम लेके ही वो आओगे जहां पे हिट बना हुआ है या 8 हाउस एक्टिवेटेड है, वही प्रॉब्लम लेके आते हो आप। ओ, ठीक है। यस। सर वो भी आर्टिफिशियल रेमेडीज जब बैकडोर खुलने हैं तभी कर सकते हैं ना, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अदरवाइज नहीं हो पाती है, वेरी गुड। क्योंकि अगर नेचर ने आपकी कुंडली में कुछ रास्ता बनाया हुआ है, तब वो रेमेडीज भी काम करती है ना। नहीं तो देखो क्या होता है ना, हर एक जन को हर एक रिजल्ट मिले जरूरी नहीं है, कुंडली अलाउ करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन रिजल्ट का जो लेवल है, लेवल ऑफ रिजल्ट, किसी किसी को कुछ घंटों में रिजल्ट्स आ जाते हैं और किसी किसी को समय लगता है। तो वो घंटों में रिजल्ट क्यों आ जाता है? क्योंकि आपके पास बैकडोर ओपन है और आपने पकड़ लिया उस बैकडोर को और आपने रेमेडी कर ली। किसी किसी को समय लगता है, क्योंकि बहुत आएगी ऐसी कुंडली आप देखोगे कि हर जगह से वो ब्लॉक्ड है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, हर जगह से वो ब्लॉक्ड हो जाता है। तो हम वो देखेंगे कैसे है, क्या कर सकते हैं। क्लियर। चलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम, मैं अभी शीट शेयर कर दूंगा और फिर आप होमवर्क कीजिएगा। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे एस्ट्रोलॉजी का, तब पकड़ में आएगी, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी आने वाली नहीं है पकड़ में। हाँ, आपको लिखना है, एस्ट्रोलॉजी लिखना है, जब तक लिखोगे नहीं ये नहीं आएगी। ये सुन के, देख के, समझ के नहीं होने वाला, यू नीड टू राइट प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी, और जब आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा अरे ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आया। तो जब वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तब वो आप नेक्स्ट संडे को Q&A सेशन होगा, मितेश जी लेंगे, उसमें उनको पूछिएगा कि ये नहीं समझ आया एक बार बता देना, ये नहीं समझ आया एक बार बता देना। क्लियर। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उसके बाद दशा कैसे डिसाइड होता है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड देन प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं, किस तरीके से प्रेडिक्शन होता है, ये दशा क्या देने वाला है। और उसके बाद मैं हाउस ग्रुपिंग शेयर करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस कैसे देखते हैं, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। यस पूनम जी। सर हमारे बर्थडे तो टाइम के हिसाब से मतलब कौन से ऐप में जाके हम करेंगे तो मतलब नियर टू परफेक्ट होगा, मतलब डिग्रीज और सब कौन से ऐप में तो बताएंगे? कुंडली, आप अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो कुंडली ऐप है, KUNDLI, येलो कलर का सन है उसका आइकन उसके ऊपर, वो आप यूज कर सकते हो। और ओके। iOS के लिए अप एस्ट्रोलॉजी करके है, वो प्रिसाइज मैच करते हैं उसके डिटेल्स। उसमें आप सर सर आयांशास जो है, हाँ, विंडोज लैपटॉप में करते तो विंडोज लैपटॉप पे करते हो तो तो सर उसी का यूआरएल है सर, कुंडली ऐप का भी यूआरएल है। और हाँ, तो अगर URL है तो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। क्योंकि देखो, मैं हाँ तो खुद का सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो अब मुझे भी थर्ड पार्टी यूज़ किए बहुत टाइम हो गया, तो विंडोज़ के लिए मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन आप
iOS और आईफोन के लिए यूज कर सकते हो। सर अगर आप हेल्प कर सकते हो, मतलब हमारा मतलब आप बना के दोगे, आपने पहले बोला था 2 पर पर्सन को। हाँ, तो एक काम करता हूँ मैं, मेरे अभी जो डेवलपर है वो थोड़ा एक प्रोजेक्ट 1-2 दिन का बिजी है, तो मैं क्या करूँगा, आपका जो मोबाइल नंबर्स हैं जिन जिन को कुंडली चाहिए, आपके मोबाइल नंबर को एक्सेस दे दूंगा। आप मोबाइल नंबर टाइप करोगे तो आपको ओटीपी आएगी, वो ओटीपी से आप रजिस्टर करोगे, आपको 2 कुंडली का एक्सेस दे दूंगा, तो आप अपना 2 कुंडली बना लीजिएगा, है ना। ओके मैं दे ओके देता हूँ सर। एक्सेस। मैं बात थैंक करता हूँ, अगर अभी हो जाएगा तो मैं अभी दे देता हूँ। तो उसके लिए मुझे आपको मोबाइल नंबर्स लगेंगे सबके, तो जिन जिन को एक्सेस चाहिए वो अपने सेल फोन नंबर्स कैसे कलेक्ट करें। सर आपके ऐप से एक फायदा ये होगा कि आपने जो अभी तक यू सीखा है सर। वो सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे उसके। गूगल गूगल शीट बना के, गूगल हाँ, फॉर्म बना के दे दो ना, एक तो उसमें आ मैसेज जाएगा आप सब। बना दो, गूगल फॉर्म बना दो, गूगल फॉर्म का लिंक डाल दो, सबके नंबर्स ले, हम्म, है ना। ठीक है। नंबर्स मुझे फॉरवर्ड कर देना, वो नंबर्स पे मैं 2 कुंडली का एक्सेस दे दूंगा, आप 2 कुंडली बनाना। अभी इसमें देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जब अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना, तो आप कैलेंडर में जाके डेट को सिलेक्ट करना। नॉर्मली क्या करते हो आप लोग, डेट उसको टाइप कर देते हो, टाइप करने के बाद एंटर हिट नहीं करते हो, तब तक एंटर हिट नहीं करोगे वो डेट रजिस्टर नहीं होता। तो वो क्या होता है ना, 2001 की कुंडली बन जाती है। तो ऐसा करेक्ट। ध्यान यस सर। यस ओके सर, सर। वही मेरे साथ 2001, भी हुआ था। हाँ, क्योंकि जब आप एंटर नहीं करोगे तो वो डेट रजिस्टर नहीं होता। अभी उसी को चेंज करने का काम चल रहा है, तो वो एंटर वाला ऑप्शन हट जाएगा, सो दैट वो रजिस्टर हो जाए। तो वो आपको अगर अभी कुंडली बनाओगे तो कैलेंडर से वो डेट सिलेक्ट करना, तो आपका कुंडली करेक्ट डेट पे बनेगा। नहीं तो एंटर अगर नहीं करोगे आप, तो वो 1 जनवरी 2001 की कुंडली बनेगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर। थैंक क्योंकि यू सो मच सर। आपके पास 2 ही कुंडली का ऑप्शन है, फिर वो आपके दोनों वेस्ट ना हो जाए, फिर वो बहुत दिक्कत हो जाता है बैकएंड से चेंज करना ना, इट्स अ टीडियस प्रोसेस। तो आप वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर। सर और एक कोई थैंक यू सर। नंदन जी का एक ऑप्शन था कि आर्टिफिशियल डोर बनाया जाए। अब जैसे हम्म मेरी कुंडली में पीएम, मेरे को पीएम पीएम बनना है, पर मेरी कुंडली में पीएम बनना लिखा हुआ ही नहीं है। बैकडोर्स कैसे काम करेंगे, वो तो काम ही नहीं करेंगे ना वहां पर। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको ऐसे ऐसे चार्ट दिखाऊंगा कि आप चार्ट देखोगे बोलोगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी एक केस में बताता हूँ, 2016 का केस है ये, 2016 का। अभी चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा था, 2 आईवीएफ फेल था, ठीक है। और फीमेल का चार्ट अलाउ नहीं कर रहा था चाइल्ड बर्थ, फीमेल का चार्ट बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था। सीधा रिजल्ट क्या था, सोर्स 4, रिजल्ट 4, और क्या, सबलॉट भी 4, 4 4 4। और चाइल्ड बर्थ के लिए क्या चाहिए, चाइल्ड बर्थ के लिए क्या चाहिए, 5, 5 ठीक है। 5 उन लोग ने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए थे, सब ने मना किया कि चाइल्ड बर्थ तो मुश्किल है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ मुश्किल है। तो उनका केस मैंने किया था, बॉम्बे का ही केस है, और आप यकीन नहीं मानो, और ये मेरा इनिशियल स्टेज था ये सब करने का, तो वो केस में विद इन 15 डेज रिजल्ट आया था, 15 डेज में आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ था। तो ये बैकडोर काम किया ना। सर फिर आपने क्या उसको न्यूमरोलॉजी से 5 यूज किया उसका, मेरे को न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, या तो फिर 5 कहाँ से लेते? अब आया कहीं से, किया कुछ किया, बताएंगे केस जब डिस्कस करेंगे। तो होता है। अभी देखो क्या होता है ना, पीएम कौन बनाता है, चलो बताओ कौन बनाता है। जनता। जनता तो ठीक है, कुंडली में कौन बनाता है, सूर्य। सर लीडर 1 तो नंबर। सन बनाता है। रिपीट करिए। सूर्य। पीएम कौन रिपीट। बना, हाँ, पीएम कौन बनाता है? सर फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस सर। देखो देखो देखो, राहु। प्लैनेट, प्लैनेट राहु। के कीवर्ड्स कौन, देखो प्लैनेट का कीवर्ड, प्लैनेट के नोट्स दिए ना, नोट्स पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, मार्स। सर क्या लिखा राहु है, सर। राहु के आगे क्या लिखा है, मार्स। अटेंशन लीडर। लीडर लिखा है ना, लीडर कौन है, राहु है। और राहु और सन
सन सन क्या है? अथॉरिटी है। अथॉरिटी राहु सन कॉम्बिनेशन और नेम फेम और हाईएस्ट पोजीशन कौन से हाउस है? हाउस देखो, 10th हाउस। तो 10th 10th हाउस, हाउस से मिलेगा। बराबर है। तो ये कॉम्बिनेशन इस हाउसेज में बनते हैं, तो आप पीएम तक बन सकते हो, ठीक मतलब है? लीडर बन सकता है ना, मतलब बड़े लीडर बन सकते हो। जो भी लीडर्स हैं उनका 10th हाउस सन और राहु ये कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, इसके बिना नहीं बनेंगे वो। कस्प चार्ट पे। तो इसका मतलब अगर लग्न में 7 राहु बैठा है तो फिर चांसेस ज्यादा हो जाते 7th राहु से कैसे? नहीं, लगन लगन के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर लगन में मोदी जी की कुंडली देखी है किसी ने? देखी है? है। है किसी के पास? मितेश, कौन से ग्रुप में डाला था हमने? याद नहीं है मुझे। अपने डाला था क्या अपने ने? हाँ बहुत हाँ, टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया शायद उसको। तो उनकी सर अभी देखा ऑनलाइन भी है याद सर, नहीं। हम्म, ऑनलाइन मिल जाएगा सर, इमेजेस में ही है सर। हाँ देखो, और आप लोग एनालाइज करो कि वो पीएम क्यों है ना? बनाओ कुंडली और देखो, एनालाइज करो कि क्यों है, कैसे है, पता चल जाता है एक्चुअली बहुत अच्छे से। आप सर जब मेरे आप, पास है, मैं भेजूं? हाँ भेजो भेजो भेजो, टेलीग्राम पे भेजो। समझ आ रहा है एस्ट्रोलॉजी? आ रहा है? सिंपल है, यस सर, आ रहा है। डिफिकल्ट है? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जो अच्छे से। पढ़ना तो पड़ेगा, सर उसके मैंने बिना। भेज दिया। भेज दिया आपने? थैंक यू। हाँ सर यही है मेरे पास भी। अब देखो इनका, मोदी जी का चार्ट में है 10th में कौन सी राशि बैठी है? 10th हाउस ना सर, हम्म, लियो सर। सैटर्न वीनस। राशि। लियो। लियो का लॉर्ड कौन है? एक्यूरेट सन। सन है। सन। लियो का लॉर्ड कौन है? सन है सन। ना? अब इनका बर्थ डेट है ना, ये टाइम 11:11 बजेगा, तो टाइम में आई डाउट अबाउट द टाइम, ठीक है? अब आप ये देखिएगा, सन सन और इस पे राहु पे क्या एस्पेक्ट बन रहा शेयर करिएगा ना सर एक बार। है? एक, सॉरी मैं शेयर नहीं किया। अभी इनका जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग मुझे नहीं लगता ये करेक्ट है, ठीक है? क्योंकि ये टाइम 11 बजे एग्जैक्ट बताता है, जो जब भी एग्जैक्ट ऐसे टाइम आता है ना तो थोड़ा सा डाउटफुल है। ध्यान रखिए, क्योंकि ये राउंड ऑफ लेके ये अंदाजा टाइम से बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप इस कुंडली को बनाओ, इसके ऊपर वर्किंग करो, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। पर्सनैलिटी कैसी है, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, है ना? सर हमें टाइम करेक्शन वाला भी सिखाइए ना, कि मतलब टाइम कैसे, क्योंकि हम लोग जैसे आपने बताया ना, हम सबका देख रहे तो जैसे वही है 11:15 11:30, हाँ ये हाँ, मतलब ये नियर राउंड ऑफ। अबाउट राउंडिंग। अभी देखो बीटीआर का जो है ना कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, पहले आप ये सब चीज़ें सीख लो, फिर बीटीआर कर पाओगे आप, थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है। कर सकते हो ओके। आप, टेक्निकल हो जाती है। लास्ट टाइम आपने बताया था ना, फादर को सन और सन को फादर का फर्स्ट नक्षत्र। हाउस और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन है। एक सवाल और है सर, ये जो आप एक्सेस दे रहे हैं कुंडली बनाने का, जैसे मैं ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लेके आपसे उससे कुंडली बनाया, वो ओके, सेम होगा कि कुछ और एडिशनल? सेम है, सेम सेम सेम। ये जो कुंडली आपकी बनी है सेम कुंडली हाँ। बनी है, हाँ यही बनेगी, यस। उसमें क्या है ना, पूरे एस्पेक्ट कैलकुलेट करके सब कुछ आता है। नहीं, उसमें एक चीज आपने बताया था कि वो इस कुंडली में नहीं है,
कि वो मैरिज ये वो का एक स्लाइड या 2 पेज आपने बताया था वो नहीं है, इसलिए मैं पूछा। ओके, नहीं नहीं, यही है। आप लोग को जो आएगा ना अभी यही है, क्योंकि बाकी सब ट्रायल में चल रहा है। अभी जो मैंने अच्छा, स्लाइड हुआ था वो ट्रायल में अपडेट आ रहा है वो। ओके, तो टीम काम कर रही है उसके ऊपर। थैंक यू। यस। सर यहाँ पे वैदिक से तो सन और राहु से सेवेंथ होम दिख सकता है ना सर? देखो, वैदिक से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पावर के बने हुए हैं। हाँ सर, सन और राहु तो डायरेक्टली सेवेंथ है नहीं, सर। सन और राहु को छोड़ो, सन केतु बैठा हुआ है देखो साथ में, है ना। हाँ ये बताता है कि पोजीशन होगी। सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, अभी सब कॉम्बिनेशंस तो अच्छे बने हुए हैं चार्ट में। सिर्फ इनका ये दिखा रहा है कि फैमिली नहीं होगी, वो भी दिख रहा है ना। यस, दिख रहा है कि नहीं? 5th हाउस में राहु। सर मार्स इन द अपनी राशि में। मार्स अपने राशि में है मून के साथ। हम्म, सर 818 का क्या कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राइट? इट्स नॉट गुड फॉर लाइफ एंड के टाइम पे। 818 का कॉम्बिनेशन नॉट गुड, क्योंकि 8 हाउस जो है ना आपके लाइफ स्पैन को डिनोट करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं ना, देखो क्या है ना, अभी आप जो सीख रहे हो ना, इसमें आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। अभी हम जो सीख रहे हैं ना, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन एक लिमिट तक कर पाओगे आप, ठीक है। प्रेडिक्शन की लिमिटेशन होगी, लेकिन इससे आप रेमिडियल कर पाओगे। रेमिडीज करने के लिए ये जो फॉर्मेट हम सीख रहे हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर्मेट फॉर रेमिडीज, करेक्ट। प्रेडिक्शन करना है, देखो क्या होता है ना, जब आप वनडे क्रिकेट खेलते हो तो यू प्ले डिफरेंट माइंडसेट। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट माइंडसेट से खेलते हो, T20 अलग खेलते हो। तो हर एक चीज के लिए एक मेथड बताया गया है, ठीक है। वो मेथड, अभी इस मेथड से आप प्रेडिक्शन कर पाओगे, लेकिन आप वैसे प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे जैसे हम बोलते हैं ना कि एक आदमी ये हो जाए। इम्प्रेस हो। पर पजल हो जाए कि इनको सब कैसे पता है। हैंग हो गए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, इससे आप क्लू ले सकते हो, और फिर आपको बहुत सारा कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करके एक प्रिडिक्शन पे लाना है। और दूसरा जो मेथड है वो आप टुक करके प्रिडिक्ट कर सकते हो, कुछ कॉम्बिनेशंस देख के। फिर एक मेथड होता है जहाँ पे आप और कुछ चीज़ देखनी है वो देख सकते हो। तो वैसे उस तरीके से आपको समझना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वैदिक में इट्स ऑल अबाउट रेमिडीज बेसिस ऑन मंत्रास एंड बेसिस ऑन पूजा। वैदिक की रेमेडी क्या? नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है।
तो चलो ठीक है, हम आगे बात करेंगे। लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। थैंक यू। अभी शीट्स आपके पास आ जाएगी, आपको वर्किंग करनी है। हर एक प्लैनेट का एस्पेक्ट, हाउस ऑन प्लैनेट टू प्लैनेट एस्पेक्ट का डेटा आपको फीड करना है। एक बार ये फीडिंग हो गई तो हम प्रेडिक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लियर? सर एनी स्कोप की वास्तु पुरुष मंडला का भी ट्रांसपेरेंट वो मिले? मंडला का हमने सीखा है कि देवता की मार्किंग कैसे करते हैं। राइट। ठीक है, उसका ओके। वास्तु पुरुष मंडला का मतलब आप चक्र की बात कर रहे हो? करेक्ट, चक्रा और मंडला दोनों की। मंडला का ट्रांसपेरेंट शीट तो नहीं है, लेकिन चक्र का मैं अभी कर देता हूँ। चक्र का मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अभी आपको भेज दिया है। थैंक यू। तो वो पीपीटी में डाल दिया, सो दैट पीपीटी से आप पिक कर लो, है ना? ठीक है, तो चलो लेट्स फाइंड अप, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे मितेश जी आपका क्लास कंडक्ट करेंगे, तो क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा। मितेश जी कोई नया चैप्टर आपको नहीं सिखाएंगे, वो सिर्फ आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, जो भी अभी तक हमने सीखा, कहीं पे भी गाड़ी अगर आपकी अटक रही है, कहीं पे भी आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ चीज समझ नहीं है, तो मितेश जी आपको वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a safe and happy journey, sir. Thank you. I'll send the Telegram invite, just a moment. आपको अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, yes, I have messaged you the link. You can just click on the link and join the Telegram. ठीक है, सुनील जी थैंक यू। सुनील जी 1 घंटे बाद फोन कीजिएगा ना, 1 घंटे बाद फोन कीजिएगा। थैंक यू सोनू जी, थैंक जी यू। सर। जी सर। ठीक है।